ओके स्टूडेंट्स, अब हम वैदिक एज से ग्रेजुअली एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहे हैं और वो है जन से जनपद और फिर जनपद से महाजनपद का ट्रांजिशन। अभी तक हमने देखा प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन हमने अर्ली वैदिक फेज़ देखा, लेटर वैदिक फेज़ देखा। अब हम बात कर रहे हैं आगे को महाजनपद की। सबसे पहले समझते हैं कि जन क्या था। जन एक संस्कृत वर्ड है जिसका बेसिक मीनिंग है ट्राइब या क्लैन। अर्ली वैदिक सोसाइटी में पॉलिटिकल आइडेंटिटी किसी फिक्स्ड टेरिटरी से नहीं बल्कि किनशिप और कॉमन एंसेस्ट्री से डिफाइन होती थी। मतलब अगर आप किसी जन का पार्ट हैं तो आपकी आइडेंटिटी प्राइमरली ये थी कि मैं किस ट्राइब या क्लैन से बिलोंग करता या करती हूँ। इसीलिए यहाँ लैंड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं थी, पॉलिटिकल लॉयलिटी ट्राइब्स के प्रति थी और राजन भी एक टेरिटोरियल किंग नहीं बल्कि एक इसेंशियली ट्राइबल चीफ की तरह एक्ट किया करता था। कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल क्लैंस की अगर बात करी जाए तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है भरत, पुरु, यदु, तुर्वासा, अनु और ध्रुयु। तो एक लाइन में हमें याद रखना है कि जो जन है उसका मतलब है किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमें जिसके एविडेंसेस हमें अर्ली वैदिक फेज़ में देखने के लिए मिले हैं। अब यहाँ पे एक नेचुरली क्वेश्चन अराइज होता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ गई, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ और या हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सरप्लस हमें देखने के लिए मिला, सेटलमेंट्स परमानेंट होने लग गए, तो यहाँ तो क्या सिर्फ किनशिप के बेसिस पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू हम कर सकते थे? और इसीलिए जो ये मोर सेटल्ड बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए तो यहीं से हमें इमर्जेंस ऑफ जनपद देखने के लिए मिलती है। तो फर्स्ट हमने बात करी जन की, देन हम बात करने जा रहे हैं अब जनपद की। तो जनपद की अगर मैं बात करूं तो जनपद को हम लिटरली ब्रेक कर सकते हैं दो शब्द में, जन और पद। मीन्स कि जो जनपद ये जो टर्म है ये जन और पद दो तरीके के शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे जो जन वर्ड है इसका मतलब है ये आपका रेफर कर रहा है ट्राइब को, और जो पद यहाँ पे वर्ड है इसका मीनिंग है प्लेस या टेरिटरी। और अगर हम इन दोनों शब्द की मीनिंग्स को कंबाइन कर देते हैं तो इससे हमारा ड्राइव हो रहा है जनपद का बेसिक आइडिया, विच मीन्स द ट्राइब का सेटल्ड टेरिटरी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पहले आइडेंटिटी थी हम कौन हैं या हम किस ट्राइब या क्लैन से बिलोंग कर रहे हैं, और अब किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं इसकी तरफ हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। अब ग्रेजुअली क्वेश्चन बन रहा है कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं, किस टेरिटरी में रहते हैं। मींस इससे पहले जब किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था उसमें हम बात कर रहे हैं कि हम किस क्लैन से बिलोंग कर रहे हैं या किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। पर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे ट्रांजिशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो हम शिफ्ट कर रहे हैं टेरिटोरियल बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। मीन्स कि अब हम किस टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हैं इसकी बात हमें देखने के लिए मिल रही है। यानी कि जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी किनशिप से टेरिटरी की तरफ शिफ्ट हो रही है। इस पीरियड में एग्रीकल्चरल जो था वो इम्पॉर्टेंट हो रहा था, विलेज परमानेंट हो रहे थे, बाउंड्रीज डेवलपमेंट हो रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन भी ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स होते जा रहा था। राजन जो था, जो राजन का रोल था यहाँ पे, वो सिर्फ एक ट्राइबल चीफ के रोल तक लिमिटेड नहीं रह गया था। अब उसको टेरिटोरियल अथॉरिटी को स्ट्रॉन्गर करने के रोल को परफॉर्म करना उसके लिए इम्पॉर्टेंट बन चुका था। उसको अपना टेरिटरी एक्सपेंशन उसका जो था वो मेन या फिर सेंट्रल रोल बन चुका था। आर्मी के रोल की अगर मैं बात करूँ या अगर हम आर्मी के नेचर की बात करें तो आर्मी जो थी पहले सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल मिलिशिया से जो थी उसके बेसिस में ऑर्गेनाइज करी जाती थी, और कंपेरेटिवली जो जनपद में हमें जो आर्मी थी वो अब लार्ज फोर्स के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। मींस कि ट्राइबल मिलिशिया से हम लार्ज फोर्स की तरफ मूव कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जनपद की बात करी जिसका मतलब था किनशिप, फिर हम हमने पहले बात करी जन की जिसका मतलब था किनशिप, फिर हम धीरे धीरे ट्रांजिट कर रहे हैं जनपद की तरफ, विच मीन्स बिलोंगिंग टू द टेरिटरी, एंड देन हम इवेंचुअली ट्रांजिट कर गए आपका महाजनपद में, जो कि आपकी बात कर रहा है लार्ज टेरिटोरियल स्टेट की। दिस मीन्स कि जो ये जनपद था ये आपका ट्रांजिशन फेज था फ्रॉम जन टू महाजनपद। तो ये जो तीनों टर्म हैं आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महाजनपद की।
तो महाजनपद जो ये शब्द था, इसमें जो ये टर्म है महा, इसका मतलब था ग्रेट, और जो जनपद जो ये टर्म है इसका मतलब था टेरिटोरियल पॉलिटिकल यूनिट। तो अगर हम इस पूरे टर्म को कंबाइन करें तो इसका लिटरल मीनिंग निकलता है आपका लार्ज और ग्रेट टेरिटोरियल स्टेट। ये जो लार्ज और ग्रेट टेरिटोरियल स्टेट जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 6th सेंचुरी BCE के अराउंड इनका हमें डेवलपमेंट या फिर इवोल्यूशन हमें देखने के लिए मिलता है, और इवेंचुअली हमें 16 महाजनपद का रेफरेंसेस हमें मिले हैं, या हम कह सकते हैं कि 16 तरीके के जो मेजर अर्बन सिटीज़ थे, अर्बन सेंटर्स थे, उनके हमें एविडेंसेस मिले हैं। ये जो 16 स्टेट थे ये आपके एग्जैक्टली सेम साइज़ या सेम लेवल ऑफ पावर के नहीं हुआ करते थे। इनमें जो इनका साइज़ था या जो इनकी पावर थी वो वेरी करती थी। कुछ जो बहुत पावरफुल महाजनपद हमें देखने के लिए मिले हैं, उनमें हमें देखने के लिए मिला है मगध, कौशला और अवंती, जबकि कुछ कंपैरेटिवली स्मॉलर पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के एविडेंसेस हमें मिले हैं। अब जनपद और महाजनपद में अगर हम डिफरेंस देखें, हालांकि हमने इसकी इन दोनों टर्म्स की जो मीनिंग थी वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ ली है, पर एक बार इनके हम डिफरेंसेस भी चेक कर लेते हैं। तो जो जनपद जो स्टेट्स थी उस टाइम पे सेटलमेंट्स जो थे परमानेंट थे और एग्रीकल्चर डेवलप हो रहे थे, ठीक है। मीन्स की जो ये सेटलमेंट्स थे इनका जो परमानेंट होने का जो नेचर था और जो एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह दिखाया गया है या रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हमें कहीं पे जनपद को अगर डिफ़ाइन करना है तो उस टाइम पे हम उस फेस को एक कंटिन्यूइंग फेस की तरह डिफ़ाइन करेंगे। वहीं अगर हम महाजनपद स्टेज की बात करें तो उसमें हमें किस तरीके के फीचर्स मेंशन करने हैं उनको हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि हम उसमें बात करेंगे लार्जर टेरिटरीज़ की, फोर्टिफाइड कैपिटल्स की, मोर ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन की, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की, स्टैंडिंग और लार्जर आर्मीज़ की, कॉइन सर्कुलेशंस की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अब हमें कॉइन्स का इमरजेंस देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले हमने बाटा सिस्टम बेस्ड मार्केट देखी, अब यहाँ पे जो मार्केट है उसमें कॉइन्स का रेलेवेंस बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अर्बन सेंटर्स देखे, एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड बेस्ड इकनॉमी हमने देखी। मीन्स कि हमें जो इकनॉमी थी वो हमारी एग्रीकल्चर और ट्रेड पर रिलाई करती थी, यानी कि जो स्टेट था अब मच मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते जा रहा था, और इसी प्रोसेस को हम ब्रॉडली स्टेट फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ स्टेट थ्योरी कहते हैं। मीन्स कि अगर आपका क्वेश्चन आए एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड और अगर आपका फॉर्मेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो हमें उस टाइम पे जन से लेकर जनपद से लेकर महाजनपद तक हम किस तरीके से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई या हम किस तरीके से यहाँ तक हम पहुँचे, हमें इसकी बात करनी होगी। देन नेक्स्ट हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं अर्बनाइजेशन की। बार बार ये टर्म हमें देखने के लिए मिल रहा है अर्बनाइजेशन, इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं। जो ये अर्बनाइजेशन टर्म है इसको समझना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसको समझना हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं एक मेन की पॉइंट है आपका स्टेट फॉर्मेशन को लेकर के। अर्बनाइजेशन जो ये टर्म है इसका सिंपल मीनिंग है टाउन और सिटीज़ का ग्रोथ, मीन्स द डेवलपमेंट और द ग्रोथ ऑफ टाउन और सिटीज़। लेकिन अगर मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो सिटी का मतलब सिर्फ पॉपुलेशन का एक जगह कलेक्टेड होकर के या कलेक्टेड फॉर्म में अगर वो रह रही है तो उससे इसका रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी के नज़रिए से अगर सिटी की बात करी जाए तो ये ब्रॉडर सेंस में बात कर रहा है, मीन्स कि एक अर्बन सेंटर्स की बात कर रहा है, जिसमें कि एक हमें स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन देखने के लिए मिलेगा, ट्रेड देखने के लिए मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, और इसी तरीके से हमारी जो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी इंक्रीज होते चले जाएगी। इंडिया में हम जनरली दो मेजर फेजेस के अर्बनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट अर्बनाइजेशन की बात करें तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि आपकी अप्रॉक्सीमेटली 2600 से लेकर 1900 BCE से बिलोंग करती है। और फिर काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद मीन्स ट्रांजिशन के बाद हमें सेकंड अर्बनाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपका अप्रॉक्सीमेटली बिलोंग कर रही है 6th सेंचुरी BCE के अराउंड, पर्टिकुलरली इन द मिडिल गंगा वैली एरिया और द रीजन। इस सेकंड अर्बनाइजेशन के साथ हमें फोर्टिफाइड सिटीज़, मार्केट्स, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, गिल्ड्स और पंच्ड मार्क कॉइन्स जैसे डेवलपमेंट दिखते हैं, और यही अर्बनाइजेशन महाजनपद स्टेट फॉर्मेशन के साथ क्लोजली कनेक्टेड थी।
सो हमें यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी हमें रिमेंबर करनी है, जिसमें कि आप सबसे पहले देख रहे हैं एग्रीकल्चर सरप्लस, और इस एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से हमें क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिला है। किस तरीके से एग्रीकल्चर सरप्लस से हम क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या किस तरीके से एग्रीकल्चर सरप्लस होने के साथ साथ हमें क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने आपको उस टाइम पे क्या बताया था, या आपने क्या समझा, या आपने क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जब हमने क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन देखा तो उसकी वजह से हमें ट्रेड में बूस्टर देखने के लिए मिला, मार्केट इन्हेंसमेंट्स देखने के लिए मिले, और धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड और मार्केट इवॉल्व होते चले गई तो अर्बनाइजेशन का हमें इमरजेंस देखने के लिए मिला, और अर्बनाइजेशन के बाद इवेंचुअली हमें देखने के लिए मिल रहे हैं स्ट्रॉन्गर स्टेट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्बनाइजेशन से ही रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि वाई डिड अर्बनाइजेशन अकर इन दी गैंगेटिक प्लेन। मीन्स कि सेकेंड अर्बनाइजेशन स्पेसिफिकली गंगा वैली में ही स्ट्रांगली क्यों डेवलप हुआ, क्यों किसी और रीजन में हमें अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो गंगा वैली प्लेन थे वहीं पे क्यों हमें सेकेंड अर्बनाइजेशन का ओरिजिन देखने के लिए मिला है। तो इसका आंसर एक सिंगल फैक्टर के बेसिस में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अगर मेंस में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको दिस मीन्स कि जो आंसर का जो आपका बॉडी पार्ट होगा उसमें आपको मल्टीपल फैक्टर को को मेंशन करना होगा। तो फर्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें मुझे देखने के लिए मिल रहा है आपका फर्टाइल एलुवियल सॉइल। फर्टाइल एलुवियल सॉइल कहाँ से ये सॉइल थी इस तरीके की वो आई, क्योंकि ये जो सॉइल है ये हमें कहाँ से देखने के लिए मिल रही है। उस टाइम पे जो ये अर्बनाइजेशन हुआ था, ये जो गंगा रिवर थी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसके अराउंड में हमें इस सिविलाइजेशन और वी कैन से डेट कि इस अर्बनाइजेशन का हमें इवोल्यूशन देखने के लिए मिला था। और इसीलिए जो गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उन्होंने एक्सट्रीमली फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स को क्रिएट किया, और इन एलुवियल प्लेन से जो कि फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड कर रहा था उससे हमें इंटेंसिव एग्रीकल्चर पॉसिबिलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। सेकंड फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे उसमें आयरन टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। तो आयरन टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इस आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से हमने वेरियस काइंड ऑफ आयरन टूल्स हमने उस टाइम पे देखे, उसके एविडेंसेस हमें मिले हैं, और इन आयरन टूल्स की वजह से हमने फर्स्ट काम क्या किया, फॉरेस्ट क्लियरेंस हमने किया, यानी कि हमने जो जंगल थे उनको हमने क्लियर किया, और उस जो भी हमारा क्लियर्ड फील्ड हमको मिला उसमें हमने आयरन जो प्लो शेयर था, यानी कि जो आयरन जो हल थे उनसे हमने एग्रीकल्चरल को बूस्ट किया, यानी कि एग्रीकल्चर को सरप्लस की तरफ हम लेकर के चले गए। और जैसे जैसे हमें एग्रीकल्चर सरप्लस होते हुए देखने के लिए मिला तो हमें अदर ऑक्यूपेशंस का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आर्टिसंस, मर्चेंट्स, शोल्डर्स, ऑफिशियल्स और मॉन्क्स। हमें इस तरीके के अदर ऑक्यूपेशंस उस सोसाइटी में इमर्ज होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। दिस मीन्स कि जो एग्रीकल्चर है वो इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम बात करें तो इसी से हमारा आपका थर्ड फैक्टर भी इमर्ज हो रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सरप्लस की। तो इसमें हम एग्रीकल्चर सरप्लस के इंपॉर्टेंस को मेंशन करेंगे या इलेबरेट करेंगे। देन अगर मैं फोर्थ फैक्टर की बात करूं तो उसमें मुझे देखने के लिए मिलता है ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंस था। तो ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो गंगा रिवर होने के कारण ये जो रिवर थी आपका एक रिवर्स नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन हमें प्रोवाइड कर रही थी। मींस कि नेचुरल जो ट्रांसपोर्टेशन रूट थे, कम्युनिकेशन बेस्ड जो हमें इवोल्यूशन देखने के लिए मिला वो हमें गंगा रिवर ने फैसिलिटेट किया। देन फिफ्थ फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मुझे देखने के लिए मिल रहा है पॉलिटिकल कंसोलिडेशन। मीन्स कि जो लार्ज स्टेट्स और रिलेटिवली हमें स्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ने ट्रेड और अर्बन ग्रोथ को सपोर्ट किया। तो अगर यूपीएससी आंसर में हम जो है सिर्फ फर्टाइल सॉइल या अदर फैक्टर्स को केवल हम एक सिंगल फैक्टर की तरफ अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो हमारा आंसर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो इनसफिशिएंट रह जाएगी। इसलिए हमें सारे के सारे फैक्टर बेस्ड ऑन द सॉइल, आयरन सरप्लस विच मीन्स द एग्रीकल्चर सरप्लस, ट्रेड और स्टेट फॉर्मेशन का इंटरलिंकेजेस हमें रिप्रेजेंट करना होगा। देन नेक्स्ट अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ और वी कैन से डैट इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स ऑफ महाजनपद की अगर मैं बात करूं
या इनके बेसिस में हमें मैपिंग भी अपनी करनी है, ठीक है। और ये मैपिंग आपका होमवर्क होगी। तो फर्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर की बात करूँ तो वो मुझे इंपॉर्टेंट महाजनपद की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे देखने के लिए मिलता है मगध। अब इस मगध की का जो हमें इम्पोर्टेंस जो याद रखना है एज पर द प्रीलिम्स फैक्ट, वो ये याद रखना है कि इसकी 2 कैपिटल थी। द फर्स्ट वन इज़ द राजगृह एंड द सेकेंड वन इज़ द पाटलिपुत्र। अगर मैं राजगृह की बात करूँ तो ये आपकी अर्ली कैपिटल ऑफ मगध थी, और जो पाटलिपुत्र थी ये आपकी लेटर कैपिटल ऑफ मगध थी, ठीक है। तो इस तरीके से यूपीएससी आपका ट्रैप क्रिएट कर सकती है कि कौन सी जो मगध की कौन कौन सी कैपिटल थी, या कौन सी अर्ली कैपिटल थी, या फिर कौन सी लेटर कैपिटल थी। वहीं अगर मैं नेक्स्ट महाजनपद की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे वाजी कॉन्फेडरेसी देखने के लिए मिल रहा है, विच मीन्स कि ये एक आपका रिपब्लिकन बेस्ड महाजनपद था, और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था वो वैशाली था। तो अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू वैशाली हमें देखने के लिए मिल रहा है तो उसका आंसर हमें रिलेट करना है वाजी कॉन्फेडरेसी से। देन नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मुझे वात्सा देखने के लिए मिल रहा है, और इसका इम्पॉर्टेंट जो कमर्शियल सेंटर था वो कौशाम्बी था। देन कुछ नेक्स्ट अगर अर्बन सेंटर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे देखने के लिए मिल रहा है कौशला, जिसमें हमें इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिली है श्रावस्ती की। अंगा में हमें चांपा देखने के लिए मिला है। अवंती में मुझे उज्जैनी देखने के लिए मिल रहा है। और गांधार जो रीजन था उसमें हमें इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिल रही है, या इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर देखने के लिए मिल रहा है तक्षशिला। तो यहाँ पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो तक्षशिला और जो गांधार रीजन था ये आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन से बिलोंग करता है। और अगर तक्षशिला से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो हमें ये याद रखना है कि जो तक्षशिला है वो आपका मगध से रिलेट नहीं कर रहा है, वो आपका गांधार रीजन से बिलोंग करता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, विच मीन्स कि जो ये स्टेट फॉर्म हुआ इसके क्या क्या कारण थे, या क्या क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से हमें स्टेट का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं मगध की अगर मैं बात करूँ तो राइज ऑफ मगध जो था वो आपका एक एक्सीडेंटल नहीं था, ठीक है। इसके पीछे आपका मल्टीपल फैक्टर्स वर्क करते हैं, और ये एक आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस थी, इवोल्यूशनरी प्रोसेस थी। तो फर्स्ट फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मुझे देखने के लिए मिलता है जोग्राफिकल फैक्टर। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स का जो रेलेवेंस था वो आपका रिलेट करता है फर्टाइल प्लेन्स से, विच मीन्स कि जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हमें गंगा प्लेन्स के अराउंड रिच एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिली है, और इस रिच एलुवियल सॉइल के बेसिस में हमें हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिली है। और ये जो फर्टाइल प्लेन्स था हमें किन किन इंपॉर्टेंट रिवर्स के अलॉन्ग्स देखने के लिए मिल रहा है, गंगा, यमुना, सोन एंड गंडक। ये जो 4 रिवर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हमें इसके एविडेंस मिले हैं। इनके अराउंड हमें फर्टाइल प्लेन्स देखने के लिए मिला है, जिससे कि हमें एलुवियल सॉइल मिली जो कि फर्टाइल सॉइल है, और एग्रीकल्चर सर्विस में इसने हेल्प करी। तो इन रिवर्स के अगर हम बेनिफिट्स ड्रॉ करें तो वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं इरिगेशन से, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेड में, और कम्युनिकेशन बिल्डिंग में। देन नेक्स्ट फैक्टर की हम अगर बात करें तो उससे मुझे देखने के लिए मिलता है आयरन टेक्नोलॉजी। तो आयरन टेक्नोलॉजी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ टूल्स, आयरन टूल्स हमने देखे, एक्सेस देखी, प्लोशेयर्स देखे, सिकल्स देखे, वेपन्स देखे वेरियस काइंड्स के। और इन टूल्स की वजह से हमने देखा कि फॉरेस्ट क्लियर किए हमने, लार्जर कल्टिवेटेड एरियाज़ डेवलप करी, और इन लार्जर कल्टिवेटेड एरियाज़ की वजह से हमने अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया, फूड सरप्लस को हमने मेंटेन किया, और फूड सरप्लस की वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने के लिए मिला। क्यों ऐसा हुआ कि फूड सरप्लस हुआ तो पॉपुलेशन में भी ग्रोथ हुआ? क्योंकि फूड सरप्लस की वजह से कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी दिखी, और इस स्टेबिलिटी के बेसिस में इसने आपका जो है पॉपुलेशन को ग्रोथ किया। और इस पॉपुलेशन जैसे जैसे पॉपुलेशन में हमें ग्रोथ देखा तो हमने उस पॉपुलेशन में वेरीड तरीके के हमने ऑक्यूपेशन देखे, और उन ऑक्यूपेशन के बेसिस में स्टेट जो थे वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होकर चले गए, और फिर इवेंचुअली इन्होंने अर्बनाइजेशन की तरफ लीड किया। ये आयरन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये आयरन जो है हमें स्पेशली ये हमें रिमेंबर करके रखना है एज़ पर द यूपीएससी कि ये हमें ईस्टर्न इंडिया में इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं, जिसने कि आपका लेटर एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया। देन नेक्स्ट फैक्टर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हमने देखा। बार बार मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपको भी ये याद हो चुका होगा कि एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार आप इसको इन स्लाइड से गो थ्रू कर लीजिएगा।
देन नेक्स्ट मैं बात करूँगी पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो बेस था वो क्या था। ठीक है, फूड सरप्लस हमने देखने के लिए मिला है इसका रीज़न पॉपुलेशन ग्रोथ का। देन मोर फूड से क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिले, क्या रिजल्ट हमें देखने के लिए मिला कि पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज़ हुई तो विलेज का एक्सपेंशन हुआ। विलेज का एक्सपेंशन हुआ तो हमें नए नए और परमानेंट सेटलमेंट्स देखने के लिए मिले और ग्रेट लेबर अवेलेबिलिटी हमें देखने के लिए मिली। देन नेक्स्ट फैक्टर हमें ट्रेड एंड कॉमर्स देखने के लिए मिला। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सरप्लस से ट्रेड में हमें स्टिमुलेशन देखने के लिए मिली, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स देखने के लिए मिला, ट्रेड रूट्स, नए ट्रेड रूट्स डेवलप हुए, मर्चेंट जो कैटेगरी थी उसमें हमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है, गिल्ड्स हमें देखने के लिए मिले। ये जो गिल्ड्स, ये जो यहाँ पे गिल्ड टर्म मेंशन है, इसका क्या मीनिंग है मैं अभी आपको लेटर इसको एक्सप्लेन करूँगी। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट यहाँ पे हमें कॉइनेज सिस्टम का भी इमर्जेंस होते हुए देखने के लिए मिला है। तो ये जो ट्रेड था इससे आपका स्टेट रेवेन्यू भी एक्सपेंड हुआ या इंक्रीज हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्सेस एंड दी टॉल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा, टॉल्स कलेक्शन बढ़ा और इसलिए इवेंचुअली जो स्टेट का जो रेवेन्यू था उसको या स्टेट का जो ट्रेजरी थी उसको इसने बूस्ट किया। देन नेक्स्ट मैं बात करूँगी राइज ऑफ गिल्ड्स एंड गिल्ड्स को हम जो अनदर टर्म है उसको श्रेणीज भी कहते हैं। तो ये जो श्रेणी यानी कि जो ये गिल्ड था ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ डेवलप हुआ और जो ये श्रेणी थी इसका बेसिकली इसका क्या मीन था, ये जो था आपका सेम प्रोफेशन के लोगों की एसोसिएशन को कहा जाता था। विच मीन्स लाइक द एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो पॉटर्स देखने के लिए मिले हैं, वीवर्स देखने के लिए मिला है, स्मिथ देखने के लिए मिला है, गोल्ड स्मिथ्स देखने के लिए मिले हैं, कारपेंटर्स एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ एसोसिएशंस हमें देखने के लिए मिला है। तो विच दिस मीन्स कि जो श्रेणीज था ये बेसिकली आपका सेम प्रोफेशन के लोगों की एसोसिएशन थी। गिल्ड्स प्रोफेशन एक्टिविटीज़ को आपका रेगुलेट कर सकती थी, क्वालिटी को मेंटेन किया करती थी, मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती थी और प्रोडक्शन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करती थी। ठीक है, तो अगर मैं गिल्ड जो यहाँ पे टर्म मेंशन है श्रेणी जिसको कहा जा रहा है उसका मीनिंग क्या है आपका, ये आपका सेम प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा है और ये इसके अगर इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो ये आपका क्या कर रहा है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रहा है, क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, मेंबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है और प्रोडक्शन और जो कमर्शियल एक्टिविटी है उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ग्रोथ ऑफ टैक्सेशन की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो था हमें यहाँ पे सेटल्ड वे हमें देखने के लिए मिला एग्रीकल्चर का और इस सेटल्ड एग्रीकल्चर की वजह से हमें जो टैक्स कलेक्शन जो था वो सिस्टमेटिकली और भी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिला। मीन्स कि आपका जो टैक्स कलेक्शन था वो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में होने लगा। विच मीन्स कि एक इसके ऊपर पे हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल देखने के लिए मिला टैक्स कलेक्शन के रूप में और इस टैक्स कलेक्शन की वजह से जो आपके स्टेट थे ये आपके और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते चले गए। विच मीन्स कि आपका स्टेट जो था और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते चले गए। और यहाँ पे जो टैक्स जो था वो किन किन तरीके से कलेक्ट किया जाता था, तो इसके हमें जो कॉमन फॉर्म्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मीन्स कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ भाग जो है वो आपका स्टेट को एज अ टैक्स के रूप में आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। देन जो ट्रेड था उस पर भी टैक्स लगता था और जो लेबर ऑब्लिगेशंस हमें देखने के लिए बहुत से केसेस में हमें लेबर ऑब्लिगेशंस देखने के लिए मिली है और ये जो लेबर ऑब्लिगेशन थी ये भी कहीं ना कहीं एक टैक्स का ही फॉर्म था। विच मीन्स कि मतलब एज अ लेबर आपको स्टेट को कंट्रीब्यूट करना होगा। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, उसमें हमें देखने के लिए मिला है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो लार्ज किंगडम्स बनने लग गए थे तो इन लार्ज किंगडम्स को आपका स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी पड़ी, चैरियट बेस्ड आर्मी मेंटेन करनी पड़ी, कैवलरी मेंटेन करनी पड़ी, इन्फेंट्री हमें देखने के लिए मिली है। इन्फेंट्री जो थी वो आपका जो हम कह सकते हैं पैदल जो आर्मी थी उसको कहा जाता है इन्फेंट्री और कैवलरी जो थी वो आपका हॉर्स बेस्ड जो आर्मी थी उसको कहा जाता है। चैरियट्स में हमें रथ देखने के लिए मिला है। ठीक है, यानी कि चैरियट जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। और वॉर्स में हमें इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिली है एलिफेंट की, स्पेशली इन द रीजन ऑफ द मगध। एलिफेंट का क्या रोल था मगध के रीजन में, एलिफेंट के एविडेंसेस जो है हमें आपका जो फॉरेन इन्वेजन जो सिकंदर ने किया था उसमें भी हमें देखने के लिए मिला है। मिलिट्री स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से आपका फर्दर जो टेरिटोरीज जो हुआ करती थी उनको एक्सपेंड किया जाता था।
देन नेक्स्ट फैक्टर हमें देखने के लिए मिला है एम्बिशियस रूलर्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि उस टाइम के रूलर्स जो थे जिन्होंने ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन में आपका पार्टिसिपेट किया वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे। कैपेबल रूलर्स होने की वजह से हमें देखने के लिए मिला है कि उन रूलर्स ने डिफरेंट जो अपने नेबरिंग रीजन्स हैं उनको कॉन्केस्ट किया, उनको कॉन्कर किया। डिप्लोमेटिक अलाइंसेस उन्होंने मेंटेन किए। क्या नेचर था इन डिप्लोमेटिक अलाइंसेस का, स्पेशली हमें मैरिज अलाइंसेस देखने के लिए मिले हैं। इसको हम फर्दर और भी इलेबरेट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमें देखने के लिए मिला है इन एम्बिशियस रूलर की वजह से। इन सब फीचर्स ने, इन सब फैक्टर्स ने आपका फर्दर एक्सलरेट किया है और कंसोलिडेट किए हैं लार्जर स्टेट्स को। तो यहाँ पर अगर मैं कॉज एंड इफेक्ट की फ्लो को अगर इस चार्ट को अगर समझूं, मींस कि जो जितने भी अभी हमने फैक्टर्स देखे हम उनको एक कॉज एंड इफेक्ट फ्लो के रूप में हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि हमने आयरन टेक्नोलॉजी देखी, उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमने फॉरेस्ट क्लियर किए तो हमें ज़्यादा एरिया मिल गई, ज़्यादा एरिया मिली तो हमने एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में काम किया, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ तो फूड सरप्लस देखा, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ देखने के लिए मिल गई, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो इन्हेंसमेंट इन द ट्रेड एंड द क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने के लिए मिला, और धीरे धीरे करके इसने हमें अर्बनाइजेशन की तरफ लीड किया। अर्बनाइजेशन हुआ तो टैक्स कलेक्शन हमें देखने के लिए मिला, स्टेट रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला, उस स्टेट रेवेन्यू से आपका स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करी गई, और इस स्टैंडिंग आर्मी की वजह से हमने टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखा, और इवेंचुअली हमने देखा राइज ऑफ महाजनपदास। तो अगर आपको इन फैक्टर्स को आपका शॉर्ट वे में अगर मेमोराइज करना है या रिवाइज करना है तो हम इस कॉज एंड इफेक्ट फ्लो के चार्ट को हम देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं 16 महाजनपदास की। उस टाइम पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट 16 आपके अर्बन सेंटर्स अवेलेबल थे या प्रेजेंट थे, उनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जितने भी 16 स्टेट हैं आपको इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि अब जो है काफ़ी डिटेल में यूपीएससी आपका क्वेश्चन पूछ रही है प्रीलिम्स में, और मेंस में भी आपको ये रीजन्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे। तो एक तरीके से मैंने ये आपका मैपिंग बेस्ड आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट रीजन की, तो आपको मैप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप को इमेजिन करना है, और जैसे जैसे मैं रीजन को आपका प्रोनाउंस करूँ तो आपको उस रीजन में अपने आप को शिफ्ट करना है, अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इससे आपका जो है आपको इन एरियाज़ को रिमेंबर करने में भी हेल्प मिलेगी, और जहाँ तक हो सके आप अभी ही इन एरियाज़ को रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि अगर बाद में छोड़ेंगे तो फिर कभी याद नहीं होती हैं, और लेटर जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी। तो अगर मैं नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करूं तो वहाँ पे मुझे 2 इम्पॉर्टेंट महाजनपद देखने के लिए मिले हैं, गांधार एंड कंबोज। देन हम थोड़ा सा नीचे को शिफ्ट करेंगे और वेस्टर्न इंडिया की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मुझे अवंती देखने के लिए मिलता है। देन हम सेंट्रल इंडिया की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें देखने के लिए मिला है चेदी। और मिडिल गंगा वैली के की तरफ अगर मैं हम अगर उस तरफ शिफ्ट करें तो हमें देखने के लिए मिला है काशी, कौशला, वासा, मगध एंड अंगा। तो इम्पॉर्टेंट कि मगध जो था वो आपका मिडिल गंगा वैली के अराउंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। देन हमें हिमालयन फुट हिल्स की तरफ देखने के लिए मिला है वाजी और मल्ला। अपर गंगा यमुना की तरफ हमें देखने के लिए मिला है कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन। डेक्कन में हमें देखने के लिए मिला है आपका अस्सका और अस्माका। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है आपका पीवाईक्यू से रेलेवेंट हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी सारे के सारे जो ये महाजनपद थे ये आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अराउंड पे थे, एक्सेप्ट हमें अस्साका देखने के लिए, जिसको हम अस्माका कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा महाजनपद था जो कि आपका विंध्यास के साउथ में सिचुएट था। साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं कहेंगे हम इसे, साउथ ऑफ विंध्यास कहेंगे। बाकी के जितने भी महाजनपद थे वो आपका नॉर्थ ऑफ विंध्यास हमें देखने के लिए मिलते हैं। और जो मेजर रिवर्स जो उस टाइम पे मेंशन थी या जिनका रेलेवेंस था वो हमें देखने के लिए मिल रही हैं इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना, गंगा, सोन, नर्मदा एंड गोदावरी। ये जितने भी रिवर्स हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं उस टाइम की थी। इनमें से कुछ रिवर्स के नेम मैंने इनके जो आपके एंशियंट नेम थे उनको आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, तो आपको उस जा कर के उनको एक बार रिवाइज कर लेना है।
तो अगर फिर से एक बार अगर हम इन 16 महाजनपद को अभी ही याद करने की कोशिश करें तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ वेस्ट रीजन की, तो वहाँ पे मुझे गांधार और कंबोज देखने के लिए मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर पीवाईक्यू में अगर पूछा जाए कि नॉर्थ वेस्टर्न महाजनपद कौन से थे, तो हमें रिलेट करना है अपना आंसर को गांधार और कंबोज से। देन वेस्टर्न इंडिया में मुझे अवंती देखने के लिए मिला है, सेंट्रल इंडिया में चेदी देखने के लिए मिल रहा है, मिडिल गंगा वैली काशी, कौशला, वासा, मगध, अंग देखने के लिए मिला है, हिमालयन फुटहिल्स में वाजी और मल्ला देखने के लिए मिला है, अपर गंगा यमुना में मुझे कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन देखने के लिए मिला है, और डेक्कन में मुझे अस्माका और असाका देखने के लिए मिला है। तो जो डेक्कन रीजन में हो गया, और जो मिडिल गंगा वैली के रीजन में और जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमें जो महाजनपद मिले हैं उनको तो आप बिल्कुल इंपॉर्टेंटली सबके सब याद कर लीजिएगा। ये 3 जो रीजन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके इन सारे रीजन्स के बारे में एक इलेबरेट स्टडी कर लेते हैं। तो अगर मैं अंग महाजनपद की बात करूं तो ये आपका ईस्टर्न बिहार में लोकेटेड था। जो आज का जो भागलपुर रीजन है वहाँ पे उसके अलोंग हमें जो अंगा रीजन है वो देखने के लिए मिला है, और साथ ही साथ इसका कुछ जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो हमें वेस्टर्न बंगाल की तरफ भी देखने के लिए मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो कैपिटल थी वो आपका चंपा थी, ठीक है, और ये जो है आपका सिचुएट करता था ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द चंपा रिवर। इन स्लाइड्स में मैंने आपके जो डिटेल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए हैं। इनमें ऐसा ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, बस एक बार हम इन स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अंगा की मैं बात करूँ तो मुझे ये गंगा और चंपा रिवर के कॉन्फ्लुएंस में हमें देखने के लिए मिला है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में यही देखते हैं कि हम ये एक प्रॉस्पेरियस ट्रेडिंग स्टेट था, ठीक है, ट्रेड की इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और जो चंपा जो कैपिटल है वो आपकी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर थी। इवेंचुअली जो था इस अंगा जो रीजन था इसको मगध का जो एम्बिशियस रूलर था बिम्बिसार, उसने इसको कॉन्कर कर लिया था, और ये जो मगध जो था उसका फर्स्ट किंगडम था जिसको मगध ने एनेक्स किया था। अंगा जो आपका महाजनपद था ये अपने रिवरीन ट्रेड के लिए फेमस हुआ करता था। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद की अगर बात करें तो उसमें हमें देखने के लिए मिल रहा है मगध। मगध जो था आपका सदर्न बिहार में लोकेटेड था। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि हमने 2 तरीके की कैपिटल देखी थी, राजगृहा जिसको हम राजगीर भी कहते हैं, और लेटर पाटलिपुत्र। रिवर्स यहाँ पे गंगा, सोन और पुनपुन रिवर जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। अदर इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो हमें मोस्ट पावरफुल महाजनपद देखने के लिए मिला है, और इसका रीज़न क्या था, मोस्ट पावरफुल होने के पीछे जो फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे कि हमें यहाँ पे फर्टाइल सॉइल देखने के लिए मिल रही है। ऑब्वियसली बात है, गंगा रिवर थी तो एलुवियल सॉइल प्रोवाइड करी है, तो फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड देखने के लिए मिली है। एंड अनदर हमें देखने के लिए मिला है कि ये ईस्टर्न साइड हमें इसकी लोकेशन देखने के लिए मिली है, तो यहाँ पे आयरन ओर्स का इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिला है। एलिफेंट्स देखने के लिए मिला है इन द आर्मी। रिवर ट्रांसपोर्ट देखने के लिए मिला है। स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हुआ करते थे मगध के, तो मगध के जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो आपके थे बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मा नंदा। देन इवेंचुअली हमें यहाँ पे इस मगध के बाद हमें महापद्मा नंदा के बाद हमें जो है यहाँ पे मौर्यन एम्पायर का इवेंचुअली राइज होते हुए देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट महाजनपद की मैं बात करूँ तो हमें काशी देखने के लिए मिलता है। काशी की कैपिटल है वाराणसी। प्रेजेंट ये था ईस्टर्न यूपी में, और इम्पॉर्टेंट रिवर हमें गंगा देखने के लिए मिली है। ये एक वन ऑफ द रिचेस्ट किंगडम से बिलोंग करता था, और इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ट्रेड और रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिली है। फ्रिक्वेंटली इसका मेंशन हमें मिला है कि इसकी जो लड़ाई थी वो आपका कौशला रीजन से फ्रिक्वेंटली इसके वॉर्स का मेंशन हमें एविडेंसेस हमें देखने के लिए मिले हैं, और एवेंचुअली जो कौशला रीजन जो था उसने इसको एक्वायर कर लिया था या इसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। देन कौशला की अगर मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल जो थी वो है श्रावस्ती, ऑल्सो एसोसिएटेड विद द अयोध्या, और जिसको हम साकेत कहते थे इन डिफरेंट ट्रेडिशंस। प्रेजेंट था ये ईस्टर्न यूपी में। रिवर इंपॉर्टेंट जो थी सरयू और राप्ती देखने के लिए मिली है। इंपॉर्टेंट रूलर जो इसमें थे वो हमें प्रसन्नजीत हमें देखने के लिए मिले हैं, और स्ट्रॉन्गर राइवल ऑफ मगध महाजनपद का ये था, और एसोसिएटेड था ये आपका बुद्धास लाइफ, ठीक है। तो बुद्धास के लाइफ से किस तरीके से जो कौशला रीजन था ये कैसे एसोसिएटेड था, ये इसको हम बुद्धिज्म जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे।
देन इवेंचुअली इसको मगध ने कॉन्कर कर लिया, यानी कि अपने में एब्जॉर्व कर लिया। देन नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिला है वाजी, यानी कि जिसको हम व्रिजी कॉन्फेडरेसी भी कहते थे। कैपिटल इसकी थी वैशाली और प्रेजेंट या फिर इसकी जो लोकेशन थी वो आपके नॉर्थ बिहार में थी। ये एक रिपब्लिकन स्टेट था जिसको हम गना संघर भी कहते हैं, और ये एक मोनार्कियल स्टेट नहीं था। ये जो रिपब्लिकन नेचर था वाजी का, ये आपका आज की डेट में जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं या रिपब्लिकन स्टेट हैं उससे काफ़ी डिफरेंट रिपब्लिक नेचर हमें देखने के लिए मिला है। उस टाइम पे जो ये रिपब्लिक था इसमें जो कुछ एलिट क्लास या कुछ जो स्पेशल लोगों का जो ग्रुप होता था वो इसको रूल करता था। इसमें जो एक मेन क्लैन था वो हमें लिच्छवी देखने के लिए मिला है, और इसकी इम्पोर्टेंस जो थी ये हमने जैसे कि देखी कि एक अर्लीस्ट रिपब्लिकन कॉन्फेडरेसी थी। और वुमेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपेरेटिवली हमें ग्रेटर सोशल फ्रीडम देखने के लिए मिली है एज़ कम्पेयर टू अदर अर्बन सेंटर्स। यहाँ पे वुमेंस को जो थी आपका ग्रेटर फ्रीडम मिली है, और इसके एविडेंसेस हमें बुद्धिस्ट सोर्सेस से मिले हैं। इसको भी इवेंचुअली आपका अजातशत्रु ने आपका कॉन्कर कर लिया। देन मल्ला हमें देखने के लिए मिलता है जिसकी कैपिटल जो थी वो कुशीनारा या फिर कुशीनगर पावा में हमें देखने के लिए मिली है। लोकेशन इसकी ईस्टर्न यूपी में देखने के लिए मिली है। ये एक रिपब्लिकन टाइप ऑफ अर्बन सेंटर हमें देखने के लिए मिला है मल्ला का, और इम्पॉर्टेंस ये थी कि बुद्धा ने यहाँ पे आपका महापरिनिर्वाण आपका अटेन किया था। और इसकी अनदर इम्पॉर्टेंस हमें ये देखने के लिए मिलती कि जो जैन महावीर थे उनसे इनकी इम्पॉर्टेंस एसोसिएटेड हमें देखने के लिए मिलती है। देन चेदी रीजन की अगर मैं बात करूं तो इसकी लोकेशन जो थी वो बुंदेलखंड रीजन में देखने के लिए मिली है, जो कि आपका प्रेजेंट मध्य प्रदेश और यूपी रीजन से बिलोंग करता है। कैपिटल में इसका सुक्ति माती हमें देखने के लिए मिला है, और इम्पॉर्टेंस जो थी इसकी महाभारत में इसकी इम्पॉर्टेंस मेंशन है, विच मीन्स कि महाभारत में कहीं ना कहीं इस रीजन के बारे में जिक्र है या मैंशनड है। लेस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकली कंपेयर्ड विद मगध और कौशला इन द 6th सेंचुरी BCE। देन वास्सा की अगर मैं बात करूं तो कौशाम्बी हमें देखने के लिए मिल रही है इसकी कैपिटल। प्रेजेंट या लोकेशन जो थी इसकी इलाहाबाद और कौशाम्बी रीजन इन द यूपी हमें देखने के लिए मिला है। इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो मेजर कमर्शियल सेंटर था, सिचुएटेड ऑन द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, एंड इम्पॉर्टेंट रूलर जो था वो उदयन हमें देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कुरु की अगर बात करूँ तो कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल एसोसिएशंस हमें इसकी देखने के लिए मिली है, विच मीन्स कि कुछ एंशंट रेलेवेंस इसकी थी। और प्रेजेंटली अगर मैं बात करूँ तो ये इसका जो लोकेशन था ये आपका दिल्ली हरियाणा रीजन से देखने के लिए मिलता है। कुरु का जो ट्रेडिशनल एसोसिएशन था वो हमें महाभारत से बिलोंग होते हुए देखने के लिए मिला है। इम्पोर्टेंस की अगर बात करी जाए तो अर्लियर वेरी पावरफुल था ये आपका लेटर वैदिक पीरियड में, और जैसे जैसे लेटर वैदिक पीरियड से ट्रांजिशन होते हुए देखने के लिए मिला तो इसका जो पावरफुल स्टेट या इंपॉर्टेंस थी वो आपका डिक्लाइन होते चले गए, विच मीन्स कि डेट 6th सेंचुरी BCE में इसका जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस था वो आपका डिक्लाइन कर गया। देन नेक्स्ट हमें पांचाल देखने के लिए मिला है। तो जो नदन पांचाल था इसकी जो कैपिटल थी वो थी आपका अहिचचत्रा, और जो सदर्न पांचाल था उसकी कैपिटल थी आपकी काम्पिलिया। लोकेशन इसके वेस्टर्न यूपी में देखने के लिए मिली है, और इम्पॉर्टेंस की अगर बात करी जाए तो ये सेंटर ऑफ वैदिक लर्निंग देखने के लिए मिला है, और मैंशनड है ये आपका वैदिक लिटरेचर में कई बार इसकी एविडेंसेस हमें मिले हैं। मत्स्य की अगर मैं बात करूं तो विराट नगर हमें कैपिटल देखने के लिए मिली है। लोकेशन है आपका प्रेजेंट डे बैरात विच इज़ इन राजस्थान। इम्पॉर्टेंस एसोसिएटेड विद द किंग विराट ऑफ महाभारत एंड नोन फॉर कैटल एंड एग्रीकल्चर। सूरसेन की अगर बात करी जाए इस रीजन की, इस अर्बन सेंटर की, तो कैपिटल मथुरा। लोकेशन थी प्रेजेंट वेस्टर्न यूपी में, एंड इम्पॉर्टेंस थी इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड। मेजर वैष्णव सेंटर की तरह इसकी इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिली है। वैष्णव यानी कि जो फॉलोवर ऑफ दी गॉड विष्णु, और ये इसका मेंशन आपका ग्रीक अकाउंट्स में देखने के लिए मिला है। असाका और अस्माका की बात करी जाए तो पोताली इसकी कैपिटल थी। ठीक है, इसके भी हमें ट्रेडिशनल आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए मिली है। लोकेशन की बात करी जाए तो ये गोदावरी वैली के अलॉन्ग हमें देखने के लिए मिला है ऑन दी महाराष्ट्र एंड तेलंगाना रीजन में। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी महाजनपद थी जो कि आपका विंध्यास के साउथ में आपका लोकेट थी। और इम्पॉर्टेंट की अगर इसके इम्पोर्टेंस की अगर बात करी जाए तो
डेक्कन ट्रेड के साथ इसकी इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिलती है, विच मीन्स कि अगर नॉर्थ जो रीजन था उसको अगर डेक्कन में ट्रेड करना हुआ करता था तो इस रीजन के थ्रू होकर के उसे जाना होता था, या इस रीजन ने ट्रेड रूट्स टुवर्ड द डेक्कन प्रोवाइड करे हुए थे। अवंती की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल की अगर बात कही जाए तो जो नदर्न अवंती थी उसकी उज्जैनी कैपिटल थी और सदर्न अवंती की कैपिटल आपकी माहिष्मती थी। लोकेशन वेस्टर्न मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिली है। अगेन इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए तो मेजर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर थी। कंट्रोल रूट्स लिंकिंग द नदर्न एंड द सदर्न इंडिया मीन्स कि नॉर्थ और साउथ इंडिया को ये कनेक्ट करता था विया द ट्रेड रूट्स एंड इसेंशियली अ स्ट्रॉन्ग राइवल ऑफ मगध, ठीक है, यानी कि मगध जो महाजनपद था उसका ये राइवल स्टेट था और इवेंचुअली इसको भी मगध ने एनेक्स कर दिया। आप देख रहे हैं कि मगध का इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज़्यादा है कि उसने कितने ढेर सारे रीजन्स को एनेक्स किया है। तो ये मगध ने किन किन रीजन्स को एनेक्स किया है, अभी तक हमने जितने भी रीजन्स पढ़े जिन जिन को मगध ने एनेक्स किया है, कौन कौन से वो रीज़न थे, आप इनको मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे। देन गांधार की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल गांधार की है तक्षशिला। इसको हम तक्षशिला भी कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान में इसका रीजन था विच इज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में इसका इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिला है। ग्रेट एजुकेशनल सेंटर की तरह हमें देखने के लिए मिला है और ये आपका कनेक्ट करता था इंडिया को सेंट्रल एशिया और ईरान से। देन कंबोज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका हिंदूकुश रीजन के नियर हमें देखने के लिए मिला है। कैपिटल इसकी राजापुरा थी, ठीक है। ट्रेडिशनली इसके भी मेंशन हमें देखने के लिए मिला है बहुत से सोर्सेज में, और बट जो इसकी जो एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन थी वो हमेशा अनसर्टेन रही है। प्रेजेंट था ये अफगानिस्तान कश्मीर बॉर्डर के रीजन में और हॉर्स और कैवलरी के लिए जाना जाता था। इसने जो है आपका सेंट्रल एशिया से आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट मेंटेन किए थे। तो अभी तक हमने जितने भी 16 महाजनपद देखे उसमें हमने देखा कि कुछ जो अर्बन सेंटर्स थे वो आपके मोनार्की बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो किया करते थे, और वहीं जो कुछ ऐसे भी हमें स्टेट्स देखने के लिए मिले हैं जो कि आपका रिपब्लिक या फिर कॉन्फेडरेसी को फॉलो करते थे। तो ये मोनार्की और रिपब्लिक में क्या डिफ्रेंशिएशन है, हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो सारे के सारे जो 16 महाजनपद थे आपके मोनार्कीज नहीं थे, और मेजॉरिटी जो थी वो मोनार्कीज थी, बट जो सम पॉलिटिकल यूनिट्स थी वो आपका फॉलो करती थी गना संघा ट्रेडिशन को, विच मीन्स की रिपब्लिक ट्रेडिशन को फॉलो किया करती थी। मोनार्की के अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ तो उसमें मुझे देखने के लिए मिला है मगध, कौशला, अवंती, काशी, अंगा, वासा, सुरसेन, मत्स्य, पांचाल, गांधार, असाका और अस्माका, चेदी एंड कुरु। वहीं इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन और गना संघा के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो उसमें मुझे देखने के लिए मिला है 2 इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स विच आर योर वाजी एंड मल्ला। Some traditions also discuss that the Kamboj has having the oligarchic features, which means कि कुछ एलिट क्लास का जो ग्रुप था वो इसमें रूल करता था या फिर इसके एडमिनिस्ट्रेशन को आपका हैंडल किया करता था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करनी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो ये गना संघा है ये आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उससे आपका इक्वेट नहीं करती है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। Power was generally exercised collectively by the members of the particular ruling clan or the group in these urban centers of Vaji and Malla. तो अगर कॉमन यूपीएससी ट्रैप्स की अगर मैं बात करूँ तो जो पाटलिपुत्र था वो हमेशा से आपका मगध की कैपिटल नहीं रही है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जो पाटलिपुत्र था वो मगध की लेटर कैपिटल थी और अर्ली कैपिटल आपकी कौन सी थी? राजगृह थी। तक्षशिला जो है वो आपका गांधार से बिलोंग करता है, मगध से बिलोंग नहीं करता है, और सारी के सारे जो 16 महाजनपद थे वो सबके सब मोनार्कीज नहीं थे, ठीक है। तो दीज आर द क्लासिक प्रीलिम्स एलिमिनेशन पॉइंट्स। सो यहाँ पे मैंने कुछ आपके कॉमन यूपीएससी ट्रैप्स मेंशन किए हैं, इनको भी आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि व्हाट डिड लाइफ एक्चुअली लुक लाइक इनसाइड दीज स्टेट्स। मीन्स कि इन स्टेट्स के अंदर पे किस तरीके से लोग रहा करते थे, और इस चीज़ को समझने के लिए विच मीन्स कि हम एक ब्रॉडर व्यू ले रहे हैं सोसाइटल डायमेंशन का, और इस चीज़ को समझने के लिए हमें 5 डायमेंशंस को हमें स्टडी करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले हमें देखना होगा इकोनॉमी को, देन द सोसाइटी,
देन रिलीजन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गना संघास। ठीक है, तो इनकी स्टडी या इन डायमेंशंस को हमें मेंशन करना होगा अगर हमें क्वेश्चन को आंसर करना है, लाइक द व्हाट डिड लाइफ एक्चुअली लुक लाइक इनसाइड दिस स्टेट। तो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो महाजनपद पीरियड जो था उसमें हमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हमें देखने के लिए मिले। इनिशियल हमें देखने के लिए मिला था आपका वैदिक एज के टाइम में, इनिशियल फेज़ में, कि हमें पेस्टोरल इकोनॉमी देखने के लिए मिली थी, सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ ट्रांजिशन देखने के लिए मिला, देन हमें आपका एग्रीकल्चर सरप्लस देखने के लिए मिला, उसके बाद क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिली, और उसके बाद हमें ट्रेड देखने के लिए मिला, और एंड इवेंचुअली हमें अर्बन इकोनॉमी देखने के लिए मिली है। ये जो आपकी जो चेन दी है आपको इसको रिमेंबर करके रखना है। इस चेन के ही बेसिस में आप सारे के सारे आंसर्स जो इवोल्यूशन और ट्रांजिशन बेस्ड आंसर है वो आप इनको कर सकते हैं। एग्रीकल्चर हमने देखा, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इन द फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, ये सब फैक्टर्स जो है हम ब्रॉड वे में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, एक ओवरव्यू हम इन चीज़ का ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, ठीक है, फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन के अलॉन्ग हमें देखने के लिए मिली। मेजर क्रॉप्स उस टाइम पे कौन कौन सी थी? राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स एंड द शुगर केन इन सम रीजन्स हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशंस के रीज़न क्या क्या थे? फर्टाइल एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिली जो कि आपका डिपॉजिट थी गंगा और एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के अराउंड हमें देखने के मिली है। आयरन टूल्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने के लिए मिलता है एग्रीकल्चर के लिए, एक्सेस थी जिसके वजह से हमने एक्सेस टूल का इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिला, उसके वजह से हमने फॉरेस्ट क्लियर किए, प्लोशर से हमने कल्टिवेशन को इंक्रीज़ किया। देन इरीगेशन हमें देखने के लिए मिलता है, और इरीगेशन के लिए फार्मर्स जो थे वो आपका यूज़ किया करते थे वेल्स को, पॉन्ड्स को, कैनाल्स को एंड अदर लोकल वाटर मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स को। परमानेंट सेटलमेंट्स हमें देखने के लिए मिले हैं, विलेज में हमें देखने के लिए मिला है। ठीक है, अब जो ये सेटलमेंट था विलेज में ये आपका परमानेंट था, विच मीन्स कि मतलब आपको एक एज अ पेस्टोरल और नोमेटिक हर्ट्स की तरह अब नहीं उस टाइम के लोग रहा करते थे। एग्रीकल्चर सरप्लस की बात करें तो इकोनॉमिक फाउंडेशन इसने बन गया था ये स्टेट फॉर्मेशन के और अर्बनाइजेशन का। एग्रीकल्चर सरप्लस से हम इसने सपोर्ट किया आपका आर्टिसंस को, शोल्जर्स को, मर्चेंट्स को, ऑफिशियल्स को, अर्बन पॉपुलेशंस को, और जनरेट किया आपका स्टेट रेवेन्यू। टैक्सेशन की बात करें तो सिंगल यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम नहीं देखने के लिए मिलता है सारे के सारे 16 महाजनपद में। अलग अलग महाजनपद में अलग अलग तरीके का हमें टैक्सेशन सिस्टम देखने के लिए मिला है, विच मीन्स कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम उस टाइम पे नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थे, इसमें भी हमें वेरिएशन देखने के लिए मिले हैं। सभी स्टेट में एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट नहीं हुआ करता था। स्टेट के प्रति जो था टैक्स और ट्रिब्यूट दिया जाता था, और इसका फॉर्म जो था वो था कि हमें शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या आउटपुट हमें देना होता था इन द फॉर्म ऑफ दी भाग। अदर फॉर्म ऑफ रेवेन्यूज हमें देखने के लिए मिलते हैं टैक्सेस ऑन द ट्रेड, कस्टम ड्यूटीज, टॉल्स, फाइन्स, ट्रिब्यूट, टैक्सेस एंड ड्यूज एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशंस। क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो अर्बनाइजेशन हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन है आपका अर्बनाइजेशन लीड किया है, क्योंकि हमें क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन देखने के लिए मिला है। इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्समैन की अगर बात करी जाए तो पॉटर्स देखने के लिए मिले हैं, वीवर्स देखने के लिए मिले हैं, मेटल वर्कर्स, कारपेंटर्स, आइवरी वर्कर्स, गोल्ड स्मिथ, लेदर वर्कर्स एंड स्टोन वर्कर्स देखने के लिए मिले हैं। श्रेणीज एंड गिल्ड्स, जैसे कि हमने पहले समझा था कि श्रेणी जो था आपका एसोसिएशन ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द सेम क्राफ्ट और प्रोफेशन हमें देखने के लिए मिला है। पॉटर्स, वेवर्स, मेटल वर्क एंड मर्चेंट्स आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द श्रेणीज एंड इसने आपका लीड किया अर्बनाइजेशन और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन से हमें देखने के लिए मिला ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑफ गिल्ड्स। फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो गिल्ड्स आपका क्या क्या कर सकते थे? प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते थे, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया करते थे, फैसिलिटेट करते थे कमर्शियल एक्टिविटी को, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते थे, प्रोटेक्ट करते थे मेंबर्स के इंटरेस्ट को। ठीक है, और गिल्ड्स जो थे वो आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को भी आपका लेटर जो था मेंटेन करने लगे थे। तो जिस तरीके से आज के डेट में प्रेजेंटली अगर मैं बात करूँ हमें यूनियन ट्रेड देखने के लिए मिलता है, यानी मतलब हमें ट्रेड यूनियंस देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हमें आपका एसोसिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो गिल्ड्स और आपका श्रेणीज थे इसी तरीके से बिहेव करते थे उस टाइम के महाजनपद में। ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो सब्सटेंशियल ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली इंटरनल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में।
विच मीन्स इंटरनल, मतलब कि जो आपस में जो ट्रेड विद इन दी महाजनपद और द स्टेट जो ट्रेड फॉलो होता था वो आपका इंटरनल ट्रेड के अंडर पे आता था, और जो ट्रेड आपका फॉरेन स्टेट से या फिर नेबरिंग टेरिटरीज से आपका मेंटेन किया गया वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के अंदर कैटेगराइज किया गया। मेजर ट्रेड रूट्स जो थे वो आपका गैंगेटिक प्लेन्स थे, विच वर अराउंड या गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, डेक्कन एंड वेस्टर्न इंडिया में हमें देखने के लिए मिला है। रिवर जो था वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंडर पे हमें देखने के लिए मिलता है। रिवर्स ने जो था आपका ट्रांसपोर्टेशन जो था वो आपका बहुत इजी कर दिया था फॉर द बल्क गुड्स एज कम्पेयर टू द ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो तक्षशिला हमें देखने के लिए मिला है इन द नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेड एंड लर्निंग में इसकी इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिली है। उज्जैनी की अगर बात करी जाए तो वेस्टर्न एंड नदर्न ट्रेड रूट्स देखने के लिए मिले हैं। कौशाम्बी हमें गंगा यमुना ट्रेड नेटवर्क से रिलेटेड देखने के लिए मिला है। चांपा हमें ईस्टर्न ट्रेड से इसकी रेलेवेंस देखने के लिए मिलती है। वाराणसी की अगर मैं बात करूँ तो क्राफ्ट एंड कमर्शियल सेंटर्स की तरह इसकी इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिली है। एंड देन मथुरा अगर एट लास्ट बात करी जाए तो मेजर नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल ट्रेड नोड की तरह हमें देखने के लिए मिला है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स हमने देखा था कि कॉइनेज सिस्टम का भी इमरजेंस हमें देखने के लिए मिला है 6th सेंचुरी BCE में। तो इस टाइम के जो कॉइन्स थे वो आपका पंच्ड मार्क की तरह हुआ करते थे, विच मीन्स कि इस टाइम के जो कॉइन्स थे उनमें किसी भी तरीके का रूलर्स का जो फोटो था उसको कार्व नहीं किया गया था। इस टाइम पे पंच मार्क्ड कॉइन्स जो थे उनकी इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिली है। तो कई बार आपका UPSC कंफ्यूज करती है कि पंच मार्क्ड कॉइन्स किस आपका टाइम पीरियड से बिलोंग कर रहे थे, और इसको कंफ्यूज कर देती है कई बार आपका रॉयल फिगरीन्स के मेंशन होने से। तो आपको ये ध्यान रखना कि पंच मार्क्ड कॉइन्स में आपका किसी भी तरीके उस टाइम पे किसी भी तरीके का हमें किंग का इमेज नहीं देखने के लिए मिला है। तो उस टाइम पे जो पंच मार्क कॉइन थे ये आपका मेटेलिक करेंसी की के फॉर्म में इसका इमरजेंस हमें देखने के लिए मिलता, मीन्स कि अब आपका मेटल करेंसी का इमरजेंस हमें देखने के लिए मिला है। इसके अदर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो पंच मार्क कॉइन्स थे ये आपका जनरली आपका सिल्वर के बने हुआ करते थे, ऑफन इरेगुलर शेप के होते थे, ठीक है, कोई इनका एक रेगुलर शेप नहीं हुआ करता था। सिंबल जो था आपका पंच्ड मेटल, यानी कि मेटल में आपका पंचिंग करी जाती थी किसी एक अलग अलग तरीके के सिंबल्स के, तो उसके बेसिस में ये कॉइनेज सिस्टम हमें देखने के लिए मिल रहा है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जनरली नो पोर्ट्रेट ऑफ अ रूलर, ठीक है, किसी भी तरीके के रूलर का इमेज यहाँ पे हमें नहीं देखने के लिए मिला है। इंपॉर्टेंस की अगर बात करी जाए क्यों इंपॉर्टेंट है ये कॉइन, तो इन्होंने आपका फैसिलिटेट किया आपका मार्केट एक्सचेंजेस को, क्योंकि बाटा सिस्टम में हमें कई तरीके के जो एक्सचेंजेस थे उनमें हमें लिमिटेशन देखने के लिए मिली है। तो इन लिमिटेशंस को और ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमें पंच मार्क्ड कॉइन की इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिली। मेटेलिक करेंसी का इमरजेंस हमें देखने के लिए मिला। अदर इंपॉर्टेंस की अगर बात करी जाए तो इसने हमें फैसिलिटेट किया कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में भी इसने हेल्प किया। तो मनी मार्केट एंड अर्बनाइजेशन के अगर रिलेशनशिप को अगर हमें अंडरस्टैंड करना हो तो एग्रीकल्चर सरप्लस देखा, सरप्लस से हम क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं, फिर ट्रेड एंड मार्केट्स बूस्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, यूज़ ऑफ कॉइन्स हमें देखने के लिए मिल रहा है, मेटेलिक करेंसी का इमरजेंस देखने के लिए मिल रहा है, और अर्बन ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है, और एट लास्ट ग्रेटर स्टेट रेवेन्यू हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब दिस मीन्स डैट कि ये मेटेलिक करेंसी के यूसेज से हमें स्टेट के रेवेन्यू को का जो कलेक्शन था वो भी आपका ईजियर हो गया था। नेक्स्ट अगर मैं सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो महाजनपद का जो पीरियड था उसने विटनेस किया इंक्रीजिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, कि जो सोशली जो स्ट्रेटिफिकेशन था वो आपका बहुत ज़्यादा हो चुका था इस टाइम पे। ओल्ड 4-फोल्ड वर्ण फ्रेमवर्क जो था वो आपका इम्पॉर्टेंट बन गया था एज पर दी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और द ब्राह्मणिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ पे हमें दो टर्म देखने के लिए मिलता है, वर्ण और जाति। तो ये जो दोनों टर्म है ये आपका इक्वल टर्म्स नहीं है, ये दोनों ही टर्म आपके अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं वर्ण की बात करूँ तो ये वर्ण की जहाँ पर भी अगर बात करी जाए तो वर्ण का हमें मीनिंग जो रिलेट करना था वो ये है कि जो 4-फोल्ड आइडियोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन था उसको हमें रेफर करना है, जो कि आपके कौन कौन से वर्ण हमें देखने के लिए मिले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये जो कैटेगराइजेशन जो वर्ण की थी ये आपकी आइडियोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन था। वहीं जो सेकंड टर्म हम जो देख रहे हैं उसमें हमें देखने के लिए मिला है जाति।
ये जो जाति था, इसके अंडर पे जो लोगों का जो कैटेगराइजेशन था वो आपका बर्थ बेस्ड या फिर सोशल सोसाइटी बेस्ड और वी कैन से दैट ऑक्यूपेशन बेस्ड आपका इसके अंडर पे कैटेगराइजेशन किया। इनिशियली ये जो कैटेगराइजेशन था आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड था, और जैसे जैसे आपका सोसाइटी इवॉल्व हुई या कॉम्प्लेक्स होते चले गई, रिजिडनेस हमें सोसाइटी में देखने के लिए मिली है, और ये बर्थ बेस्ड हमें जो है आपका क्लासिफिकेशन या सोशल ग्रुप्स हमें देखने के लिए मिले हैं। ये जो बर्थ बेस्ड सोशल ग्रुप था ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन नेचर का था, और इसी जो ये ग्रुप्स हुआ करते थे इन्हीं को हम जाति कहा करते थे। तो जो हमने 4 तरीके के वर्ण देखे थे, जिसमें हमने बात करी ब्राह्मण की, तो इनका जो ट्रेडिशन एसोसिएशन की अगर बात करी जाए तो ट्रेडिशनली ये आपके एसोसिएटेड थे लर्निंग से, टीचिंग से एंड इलेबरेट रिचुअल से। देन क्षत्रिय की रेलेवेंस की अगर बात करी जाए तो वॉरफेयर एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी में इनकी इंपॉर्टेंस हमें देखने के लिए मिलती है। वैश्यास जो थे आपके रिलेटेड थे एग्रीकल्चर, क्राफ्ट रियरिंग और ट्रेड नेटवर्क से। देन शूद्रास की अगर बात करी जाए तो ये सर्विस एंड लेबर प्रोवाइड किया करते थे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ण और जाति की, तो फर्स्ट थिंग हमें ये याद रखनी है कि वर्ण इज नॉट इक्वल्स टू जाति, ठीक है, एंड इट इज़ अ ब्रॉड 4-fold आइडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंडली हमें ये याद रखना है कि जो एक्चुअल ये जो क्लासिफिकेशन जो आपका वर्णा का दिया था ये आपका एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन था। मीन्स कि आपका इस तरीके से सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, इस तरीके के एक नॉर्मेटिव आपका सेंस में बात करी गई थी। वहीं अगर बात करी जाए जाति की या फिर एक्चुअल सोसाइटी की अगर बात करी जाए तो वो जो एक्चुअल सोसाइटी का जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था देन दिस 4-fold थियोरटिकल मॉडल। ये जो हमने 4-fold वर्णा का कैटेगराइजेशन देखा, इसमें अगर मैं बात करूँ तो जो ब्राह्मणिकल नॉर्मेटिव टेक्स्ट हुआ करते थे उनमें आपका शूद्रास को लोअर पोजीशन दी गई और लेबर सर्विस से एसोसिएट किया गया। लेकिन हमें एक इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल कॉजेशन रखना चाहिए कि नॉर्मेटिव टेक्स्ट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं एक आइडियल सोशल ऑर्डर, दे डोंट नेसेसरली डिस्क्राइब द कंप्लीट रियलिटी ऑफ द एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो जो एक्चुअल में जो सोसाइटी थी वो ये उसको आपका रेफर नहीं कर पा रही थी, इसने एक आइडियल सोसाइटी और सोशल ऑर्डर प्रोवाइड किया था। अगर मैं बात करूं इस टाइम पे तो जो वुमेन्स की जो पोजीशन थी वो आपका यूनिफॉर्म इन नेचर नहीं थी। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक्सपीरियंसेस वेरियस करते हुए देखने के लिए मिले हैं। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस हमें वुमेन पार्टिसिपेशन इन द रिलीजियस लाइफ का एग्जाम्पल्स देते हैं, पर लेकिन वुमेन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल रूल्स के अंडर बुद्धिस्ट एंड जैन मोनेस्टिक कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकती थी। मीन्स कि आपका जो बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस जो हुआ करते थे उसमें आपका वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने के लिए मिला है, पर अगर वुमेन के हम इक्वल स्टेटस की बात करें तो उस तरीके का स्टेटस हमें वुमेन का देखने के लिए नहीं मिलता है। अर्बनाइजेशन ने सोसाइटी को आपको ऑक्यूपेशनली मोर डाइवर्स बना दिया था, जिसमें कि हमें डिफरेंट ऑक्यूपेशंस देखने के लिए मिले थे, जैसे कि मर्चेंट्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, ऑफिशियल्स, मनी लैंडर्स और रिलीजियस स्पेशलिस्ट जैसे न्यू अर्बन ग्रुप्स इंक्रीजिंगली विजिबल हुए। सो अर्बनाइजेशन ने सिर्फ इकोनॉमी नहीं बदली, सोशल स्ट्रक्चर भी डाइवर्सिफाई किया। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं लीगल एंड सोशल सिस्टम इन दी महाजनपद पीरियड। जैसे जैसे कि स्टेट फॉर्मेशन हुआ तो वैसे ही हम उसी के अकॉर्डिंग आपका लीगल और सोशल सिस्टम में भी हमें इन्हेंसमेंट देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो अब हम स्टेट फॉर्मेशन का एक लेस डिस्कस्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे जो कि आपका रिलेट कर रहा है लॉ एंड जस्टिस से। अर्लियर ट्राइबल कम्युनिटीज़ में लॉ प्राइमरली कस्टमरी नॉर्म्स, किनशिप, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन पर बेस्ड था। लेकिन जैसे जैसे टेरिटोरियल स्टेट्स आपके डेवलप हुए तो लीगल सिस्टम भी इंक्रीजिंगली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते चले गया। यहाँ एक ट्रांजिशन हमें दिखाई दे रहा है कि कस्टमरी लॉज जो कि आपका ट्राइबल क्लैंस या ग्रुप्स फॉलो किया करते थे उससे हमें ट्रांजिशन देखने के मिला है टेरिटोरियल स्टेट में, एंड देन हमें आपका ट्रांजिशन देखने के लिए मिलता है फॉर्मलाइज्ड लीगल प्रैक्टिसेस में। सोशल हायरार्की का इम्पैक्ट लॉ पर भी हुआ करता था।
विच मीन्स द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस में सोशल स्टेटस और वर्नर डिफरेंसेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से कनेक्टेड हो सकते थे। मीन्स कि जैसे जैसे आपका वर्ना में हमें क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिला है और उनकी इंपॉर्टेंस हमें उनका जो इम्पोर्टेंस था इन द सोसाइटी वो हमें सोशल हायरार्की से हमें देखने के लिए मिला है कि कुछ जो आपका वर्ण थे उनको आपका अपर स्टेटस दिया गया और कुछ वर्ण जो थे उनको लोअर स्टेटस दिया गया, और इसी स्टेटस के सोशल स्टेटस के बेसिस में जो लीगल पनिशमेंट या रूल्स एंड रेगुलेशन या फॉर्मलाइज्ड लीगल प्रैक्टिसेस थी उनमें भी हमें डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिला है। इसका मतलब ये है कि एंशिएंट लीगल सिस्टम को मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ के लेंस से डायरेक्टली इक्वेट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर बात करी जाए तो लॉ के सामने हर कोई एक इक्वल की तरह है। मींस कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, बट अगर उस टाइम पे हम एंशेंटली अगर हम बात करें तो डिफरेंट सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंट नेचर ऑफ लॉ का हमें देखने के लिए मिला है, डिफरेंट वर्नास के रिगार्डिंग। लॉ और सोशल हायरार्की क्लोजली आपका इंटरकनेक्टेड हुआ करती थी। तो लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जो अर्लियर कम्युनिटीज़ हुआ करती थी वो आपका गवर्नड हुआ करती थी ट्राइबल और कस्टमरी लॉ से, जो कि आपका प्राइमरली बेस्ड होता था, जैसे कि अभी हमने देखा कस्टम, किनशिप, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल नॉर्म से, और इनका जो रिकग्निशन था वो आपका फॉर्मली नहीं था। देन लेटर डेवलपमेंट्स हमें देखने के लिए मिली और हमें फॉर्मलाइज्ड लॉज देखने के लिए मिला, जो कि आपका प्रोपोर्शनल यानी कि आपका एज पर सोशल डिफरेंशिएशन इन लॉज के अकॉर्डिंग हुआ करते थे। लॉ एंड वर्ना की अगर बात करी जाए तो रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड सोशल हायरार्की हमें देखने के लिए मिला है, विच मीन्स कि जैसे जैसे सोशल स्टेटस में हायरार्की देखने के लिए मिली है उसी तरीके से हमें लॉ में भी डिफरेंशिएशन एज पर डिफरेंट वर्नास हमें देखने के लिए मिले हैं। इस टाइम पे जो लॉज थे वो सिविल एंड क्रिमिनल लॉज के नेचर में हमें देखने के लिए मिले हैं, और ये आपका पार्टली बेस्ड हुआ करते थे वर्ना डिवीज़न में। तो अगर हम बात करें हायरार्की ऑफ लीगल स्टेटस की, तो जो हायर वर्नास थे उनको आपका रिचुअली और सोशली प्योरर कंसिडर किया जाता था, जो और इसके अकॉर्डिंग जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते थे, द इंटरसेक्शन ऑफ सोशल हायरार्की एंड लीगल इनइक्वालिटी हमें देखने के लिए मिलती है। मीन्स की जो अपर क्लासेस हुआ करती थी उनको सोसाइटी में प्योर माना जाता था, और इसी के बेसिस में उनको जो पनिशमेंट दी जाती थी वो कम हार्श या फिर माइनर इन नेचर हुआ करती थी। जो लीगल सिस्टम था वो आपका मॉडर्न प्रिंसिपल इक्वालिटी बिफोर लॉ के बेसिस में नहीं हुआ करता था। देन हमें एक नेक्स्ट एस्पेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है लॉ का यहाँ पे, जो कि था आपका रेट्रीब्यूटिव लॉ। सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय रॉयल एजेंट्स। ठीक है, जो रॉयल एजेंट्स हुआ करते थे वो आपका सिविल और क्रिमिनल लॉ डिफाइन करते थे, और जो प्रिंसिपल था इन लॉज का वो ये था कि जो ऑफेंस जो थी पनिशमेंट आपकी करस्पॉन्डिंग टू दी ऑफेंसेस के बेसिस में दिया जाती थी। रिटेलिएशन बेस्ड हमें यहाँ पे पनिशमेंट देखने के लिए मिली है। मीन्स रिटेलिएशन मतलब एक तरीके के बदले की भावना से यहाँ पे पनिशमेंट आपकी दी जाती थी। लाइक अगर हम एग्जांपल देखें तो अ टूथ फॉर अ टूथ, एन आई फॉर एन आई, बहुत आपके फेमस पनिशमेंट कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब आँख के बदले आँख, यानी कि इस तरीके के हमें सिविल एंड क्रिमिनल लॉज और अदर पनिशमेंट हमें देखने के लिए मिले हैं। Thus, the development of the state was accompanied by increasingly institutionalization of justice. तो जो यहाँ पर retributive law का नेचर दिया गया है, ये मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसकी मीनिंग जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो मिस्टेक्स या जो आपको पनिशमेंट दिया जाता था उसमें करेक्शन के फॉर्म्स में आपको दिया जाता है। मीन्स कि अगर आज की डेट में अगर इस तरीके की पनिशमेंट दी जाए तो इंसान में या ह्यूमन में सुधार करने के लिए पनिशमेंट दी जाती हैं, बट उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी वो आपका बदले की भावना से यानी कि रिटेलिएशन के भाव से दी जाती थी। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है द्विजा कॉन्सेप्ट। द्विजा कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ट्वाइस बॉन्ड्स, और इसके अंडर पे हमें 3 तरीके के वर्ण देखने के लिए मिल रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास। द्विजा जो कॉन्सेप्ट था उसका क्या रेलेवेंस था, इसका रेलेवेंस था ये कि आपको शूद्रास से आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाया गया था इन 3 वर्णास को। ठीक है, मीन्स कि शूद्र जो है वो अलग हैं, शूद्र जो है इस द्विजा कॉन्सेप्ट के अंडर पे नहीं आते हैं, यानी कि मोर प्योरर फॉर्म ये इनका हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है। द्विजा कॉन्सेप्ट के अंडर पे हमें
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही सिर्फ देखने के लिए मिलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपका एक अनइक्वल एक्सेस टू सर्टेन रिलीजियस एंड सोशल प्रिविलेजेस को प्रोवाइड करता था। मीन्स की जो रिलीजियस और सोशल स्फेयर्स थे उनमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे एक्सेस कर सकते थे, बट वहीं शूद्रास इन प्लेसेस या इन स्फेयर्स को एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो ये एक तरीके की यहाँ पे है, यहाँ पे हमें अनइक्वल सोशल ऑर्डर देखने के लिए अगेन मिल रहा है। वर्ना एंड मैरिज की अगर बात करी जाए तो उस टाइम पे जो सोशल सिस्टम था वो प्रिजर्व करता था बाउंड्रीज बिटवीन द वर्णास। मीन्स कि ब्राह्मण की शादी जो या मैरिज होती है वो ब्राह्मण के ही साथ होगी, क्षत्रिय की शादी आपका क्षत्रिय के साथ ही होगी। इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमें उस टाइम पे देखने के लिए मिले हैं। मीन्स कि जो ये मैरिज बेस्ड बाउंड्रीज जो थी उस टाइम पे ड्रॉ हुई थी या ड्रॉड थी, हमें इस तरीके के एविडेंस देखने के लिए मिले हैं। एंडोगैमी उस टाइम पे देखने के लिए मिलती थी, मीन्स कि मैरिज विद इन वंस ओन सोशल कास्ट ग्रुप। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जो यहाँ पे मैंने आपको मैरिज का नेचर या फॉर्म मैंने आपको बताया वो आपका एंडोगैमी कहलाता है। सिग्निफिकेंस देखें तो हेल्प इन मेंटेनिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग कास्ट बाउंड्रीज अक्रॉस द जनरेशन। इस तरीके की मैरिजेस फॉलो करने का रेलेवेंस क्या था कि जो आने वाली जो जनरेशन है उसमें आपका जो है आपका बाउंड्रीज जो है वो क्लियरली विजिबल रहें, इसलिए इस तरीके की मैरिजेस को प्रेफर किया जाता था। देन हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किनशिप सिस्टम की। जैसे कि हमने इंडियन किनशिप सिस्टम देखा जो कि आपका नॉट सिंपली लिमिटेड टू द न्यूक्लियर फैमिली। मीन्स कि आपका उस टाइम पे कंबाइंड नेचर ऑफ फैमिली, हमें जॉइंट फैमिलीज हमें देखने के लिए मिली है। न्यूक्लियर फैमिलीज के हमें एविडेंसेस बहुत कम मिले हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूक्लियर फैमिली के एविडेंस हमें मिले ही नहीं, हमें एविडेंस सब चीज़ों के मिला है, बट यह है कि किसी चीज़ के एविडेंस हमें बहुत ज़्यादा रूप में मिले हैं तो हम उनकी ब्रॉडर स्टडीज़ करते हैं, उन्हीं के बेसिस में अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, और बाकी जो फैक्ट्स हैं उनके हमें कम एविडेंसेस देखने के लिए मिले हैं। अब जैसे हमने देखा कि हम किनशिप सिस्टम से हमने किंगशिप सिस्टम की तरफ ट्रांसफॉर्म या फिर इवॉल्व किया या ट्रांजिशन देखा, बट जो ये यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक चेंजेस हमने देखे जनपद से लेकर महाजनपद तक, तो इन इकोनॉमिकल चेंजेस ने आपका जो किनशिप बेस्ड सिस्टम था उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया, विच मीन्स कि जो अभी भी आपका कास्ट और सोशल हायरार्की हमें देखने के लिए मिल रही है फर्स्ट थिंग, और फैमिलीज़ की इंपॉर्टेंस हमें अभी भी हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इम्पॉर्टेंट कुछ हम इम्पॉर्टेंट किनशिप टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले देखने के लिए मिलता है नाती। इट मीन्स द एक्सटेंडेड किन ग्रुप। ठीक है, ये टर्म आज के टाइम में भी काफ़ी फेमस है, नाती जिसे हम कहते हैं। द नेक्स्ट इज योर नाती कुलानी, ऑल्सो रेफर टू एक्सटेंडेड किन नेटवर्क। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो टर्म है आपका फैमिली टर्म्स की तरह रिलेट कर रहे हैं। कुल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका रिलेट करता था पैट्रीलिनियल किन ग्रुप, मीन्स की जो फादर्स की जो लीनियज थी उससे ये बिलोंग करता था। देन नेक्स्ट हमें देखने के मिल रहा है नातकास, रिलेटिव्स फ्रॉम द मैटरनल एंड द पैटर्नल साइड। ठीक है, जो मैटरनल और जो मदर साइड और जो फादर की साइड से जो रिलेटिव्स हमें देखने के लिए मिलते थे उनको हम नातकास कहा करते थे। पैट्रियार्की एंड वुमेन्स की अगर बात करी जाए तो जो सोसाइटी थी उस टाइम पे हमें पैट्रियार्कल जो नेचर था वो काफ़ी हमें बहुत रिजिड हमें देखने के लिए मिला है। मीन्स कि जो हाउस होल्ड था वो उसके अंदर पे हमें फादर का कंट्रोल ज़्यादा देखने के लिए मिलता था, और इसने कंट्रीब्यूट किया आपका ग्रेटर सबऑर्डिनेशन ऑफ द वुमेन, प्रेफरेंसेस फॉर द सन्स ओवर द डॉटर, एज सन वॉज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लीनिएज, फ्यूनरल राइट्स, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एंड द फैमिली कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, तो बुद्धिस्ट जो सोर्सेज थे या लिटरेरी सोर्सेज थे जैसे कि संयुक्ता निकाय, इसमें हमें एक एविडेंस भी इससे रिलेटेड मिला है कि जो किंग प्रसन्नजीत थे आपके कौशला के, उनकी जब बेटी हुई थी तो वो उससे खुश नहीं थे, उनको जो था बेटा चाहिए था। तो लेटर उनको बुद्ध ने वुमेन्स की इम्पोर्टेंस से रिलेटेड उनको समझाया, तो उनको इस तरीके से फिर जो है डॉटर की जो इम्पोर्टेंस थी उसको उन्होंने समझाया। पर लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे सन को प्रेफर करते थे, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस वो लीनिएज जो था उससे आपका उसको लिंकेज करते थे। फंडल राइट्स में उसकी इंपॉर्टेंस को ड्रॉ किया गया था, प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते थे, इनहेरिटेंस एंड फैमिली कंटिन्यूटी में सन की इंपॉर्टेंस को देखा जाता था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो किंग प्रसन्नजीत थे कौशला के, वो अपनी डॉटर के होने से खुश नहीं थे।
अब हम बात कर लेते हैं रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि सोसाइटी में एलेबरेट रिचुअल्स फॉलो करे जा रहे थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स यहाँ पे इमर्ज हुए। तो 6th सेंचुरी BC के अराउंड हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में इंटेंस इंटेलेक्चुअल डिबेट अराइज हो चुके थे। ट्रेडिशनल वैदिक सिस्टम्स को क्वेश्चन किया जाने लगा था। वेरियस थिंकर्स एंड जो आपके मूवमेंट्स थे उनके बेसिस में जो इलेबरेट रिचुअल्स थे उनको क्वेश्चन करा जाने लगा था। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली थी सिटीज़ की, ट्रेड की और मर्चेंट कम्युनिटीज़ की। और इन जो ये कम्युनिटीज़ थी इन्होंने आपका इस तरीके के सोशल ग्रुप्स आपके इन्होंने क्रिएट करे थे जो कि आपका इंटरेस्टेड थे आपका इन जो रिलीजियस आइडेंटिटीज़ थे इनको क्वेश्चन करने में ये इंटरेस्टेड थे। और इनको इन्होंने क्यों इन जो रिलीजियस रिचुअल्स बेस्ड सोसाइटी थी उनको क्वेश्चन किया। इनको क्वेश्चन करने का कारण ये था कि जो उनके इंटरेस्ट थे वो आपका इस सोसाइटी के अंडर में फिट नहीं हो रहे थे। सोशल फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पीपल ने यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था बर्थ बेस्ड हायरार्की को, रिचुअल डोमिनेंस को और एनिमल सेक्रीफाइसेस को। थिंकर जो थे उन्होंने आपका डिफरेंट फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछना शुरू किया, जैसे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, व्हाट कॉजेज सफरिंग, what is the path to liberalization, is ritual sacrifice sufficient for the salvation or the मोक्ष। ठीक है, तो इस तरीके के उस टाइम पे इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स के अंडर पे हमें डिफरेंट क्वेश्चंस का हमें इमर्जेंस देखने के लिए मिला। जब इस तरीके के रिचुअलिस्टिक बेस्ड क्वेश्चनिंग हमें देखने के लिए मिली तो हमें नई तरीके के थॉट्स एंड ट्रेडिशंस का इमर्जेंस देखने के लिए मिलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं फ़िलासफ़ी की बात करूँ तो हमें देखने के लिए मिलती है उपनिषदिक फ़िलासफ़ी, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी समझा था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि हमें एक्सटर्नल रिचुअल से हमें शिफ्ट देखने के लिए मिला था नॉलेज एंड फिलोसफिकल इंक्वायरी की तरफ। और इसमें जो की कॉन्सेप्ट्स थे उपनिषद के अंदर पे वो देखने के लिए मिलते हैं ब्रह्म, आत्मा, कर्म, संसार और मोक्ष। देन अगर मैं बात करूं अदर ट्रेडिशंस जो आपके अराइज करे थे वो हमें देखने के लिए मिलता है शमना ट्रेडिशन, और इसके अंडर पे हमें देखने के लिए मिला बुद्धिज़्म, जैनिज्म एंड वेरियस अदर फिलोसफीज़। ठीक है, जो आपका अगर बात करी जाए शमना ट्रेडिशन की तो जो कॉमन थीम्स हुआ करती थी वो थी रिनंशिएशन, कर्मा, रीबर्थ, लिबरेशन एंड क्रिटिक ऑफ रिचुअल सेक्रीफाइसेस। रिनंशिएशन मतलब जो आपकी रॉयल लाइफ स्टाइल हुआ करती थी उसका त्याग करना। देन अगर नेक्स्ट फिलॉसफी की अगर मैं बात करूँ बुद्धिज़्म की तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज्म का। डिटेल में हम इनको नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तो बुद्धिज़्म की अगर मैं बात करूँ तो बुद्धिज़्म आपका फाउंड किया था गौतम बुद्धा ने। कोर आइडिया जो थे वो थे 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ, मिडिल वे एंड कर्मा एंड रीबर्थ, निर्वाण एंड इथिकल कंडक्ट। रिजेक्टेड द आइडिया डेट इलेबरेट वैदिक सेक्रीफाइसेस वर नेसेसरी फॉर लिबरेशन। जैनिज्म की अगर बात करी जाए तो इसमें हमें 24th तीर्थंकर महावीर का इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिला है। 3 ज्वेल्स की इन्होंने बात करी है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट की। एंड 5 मेजर वोज इन्होंने लिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। कोर प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज अहिंसा which is your non-violence. Buddhism and Jainism both emerged in the Shramana environment, but their philosophical positions differed substantially. तो अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन और महाजनपद की तो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी डिफरेंट स्टेट में ये आपका वेरीड करती थी। कहीं मेजॉरिटी ऑफ द महाजनपद में हमें मोनार्की देखने के लिए मिली है और कुछों में हमें गणा संघ यानी कि रिपब्लिकन स्टेट्स देखने के लिए मिले हैं। तो मोनार्कियल स्टेट्स की अगर बात करी जाए तो इसमें जो किंग था वो आपका सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी की तरह बिहेव किया करता था और यहाँ पे किंगशिप फॉलो हुआ करता था। और जो ये किंगशिप का जो नेचर होता था ये ऑफन हेरिडिटरी हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मोर कॉम्प्लेक्स हो गया था। ऑफिशियल्स जो थे वो असिस्ट करते थे रूलर्स को। रेवेन्यू के बेसिस में स्टेट को सपोर्ट किया जाता था। मिलिट्री फोर्सेस में हमें एक्सपेंशन देखने के लिए मिला। कुछ मोनार्कियल स्टेट इंपॉर्टेंट मोनार्कियल स्टेट्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो है मगध, कौशला, वात्सला, अवंती एंड मैनी अदर्स।
किंग एंड स्टेट पावर की अगर बात करी जाए तो किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो आपकी बढ़ गई थी और वो आपका रिलेटेड थी डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिटरी से। ट्रांजिशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला ट्राइबल चीफ से टेरिटोरियल मोनार्क में, विच मीन्स इज योर किंगशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से किंगशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने के लिए मिला। फोर्टिफिकेशन का यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिला है। क्यों फोर्टिफिकेशन आपका इम्पॉर्टेंट था? फोर्टिफिकेशन से हम जो है राइवल स्टेट से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे, कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हम किया करते थे, एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स हमें देखने के लिए मिल रही हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ और पॉपुलेशन हमें देखने के लिए मिला है। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ द फोर्टिफिकेशन ऑफ द टेरिटरीज। आर्मी की अगर बात करें तो ये कंसिस्ट करती थी आपका इन्फेंट्री से, कैवलरी से, चैरियट से एंड एलिफेंट से। वॉर में एलिफेंट्स का इंपॉर्टेंस हमें ईस्टर्न इंडिया में हमें देखने के लिए मिला है। मगध एक्सेस टू एलिफेंट वाज वन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। रेवेन्यू की अगर बात करें तो जो टैक्सेशन सिस्टम था वो आपका रेगुलर इन नेचर हो गया था और रेवेन्यू के बेसिस में आपका मेंटेन किया जाता था आर्मी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, फोर्टिफिकेशन को, रॉयल इस्टेब्लिशमेंट को। इसीलिए आपका जो टैक्सेशन और जो स्टेट फॉर्मेशन था ये आपका एक दूसरे को रेनफोर्स करते थे। गणसंघ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करी जाए तो इसको हम ऑफनली ट्रांसलेट करते हैं एज अ रिपब्लिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओलिगार्किक रिपब्लिक और क्लैन बेस्ड रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम इसको रेफर कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में हमें मल्ला और वाजी कॉन्फेडरेसी देखने के लिए मिला है। लिच्छवीर जो था वो आपका इम्पॉर्टेंट वाजी क्लैन की तरह कंसिडर किया गया है और वैशाली को वाजी पॉलिटिकल सेंटर माना गया है। सो द गणसंघ आपका क्या हुआ करते थे? गणसंघ जो थे वो आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द पावर वर एक्सरसाइज कलेक्टिवली बाय अ मेंबर्स ऑफ अ रूलिंग क्लैन और अ ग्रुप रेदर देन बाय अ सिंगल हेरिडिटरी मोनार्क। तो गणसंघ किस तरीके से फंक्शनिंग का रोल आपका एक्ट करते थे? तो गणसंघ के फंक्शंस की अगर बात करी जाए तो इसमें क्या होता था, रूलिंग क्लास जो है वो आपका असेंबली में डिस्कशन किया करती थी या असेंबली को ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें कि में आपका डेलिब्रेट एंड डिसीजन मेकिंग करी जाती थी और लेटर ये आपका इवेंचुअली ये जो है आपका एज अ एग्जीक्यूटिव और लीडरशिप की तरह बिहेव करते थे। वाई डिड गणसंघ डिक्लाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि गणसंघ जो थे इनमें हमें इनका जो नेचर था इनमें हमें डिक्लाइन देखने के लिए क्यों मिलता है? तो जो लार्ज मोनार्कीज थी जैसे कि स्पेशली हमें देखने के लिए मिला मगध, इसके पास सिविरल तरीके के जो थे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हमें देखने के लिए मिले थे। पहला एडवांटेज इसके पास ये था कि एक लार्ज टेरिटोरियल रिसोर्सेज इसके पास थे, स्ट्रॉन्गर टैक्सेशन सिस्टम हमें देखने के लिए मिला है, मोर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमें मगध के अंदर देखने के लिए मिला है, लार्जर आर्मीज हमें देखने के लिए मिली है, ग्रेटर कैपेसिटी फॉर प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर हमें देखने के लिए मिला है। और इसी तरीके से मगध की इन इम्पोर्टेंस की वजह से उसने धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है अपने आसपास की जो नेबरिंग टेरिटरीज थी उनको डिफीट किया, उनको अपने अंदर में एब्जॉर्व किया और उनको कॉन्कर कर लिया और इस तरीके से मगध ने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। जो वाजी कॉन्फेडरेसी थी, जो इम्पोर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट हमें देखने के लिए मिला है, उसको आपका जो मगध रूलर अजात शत्रु था उसने इसको कॉन्कर कर लिया था। तो गणसंघ के डिक्लाइन होने का जो आपका रीज़न था वो आपका रिलेट करता है मगध के टेरिटोरियल एक्सपेंशन से। ठीक है, तो अगर मगध की अगर मैं बात करूँ तो मगध इतना ज़्यादा पावरफुल महाजनपद कैसे बन पाया? तो 6 से 4th सेंचुरी BC के अराउंड अगर बात करी जाए तो उस टाइम के इम्पोर्टेंट महाजनपद जो थे वो आपके मगध, कौशला, अवंती, वासा, वाजी और काशी हमें देखने के लिए मिलता है। और इवेंचुअली मगध क्या करता है, इन सारे जो अदर आपके महाजनपद थे इनके साथ वॉर करता है और इनको कॉन्क्वेस्ट कर लेता है और अपनी टेरिटरी में इनको एब्जॉर्व कर लेता है। ये सभी आपके मगध के मेजर कॉम्पिटिटर की तरह थे जिनको वो आपका सारे कॉम्पिटिटर को वो डिफीट कर देता है। तो अगर मगध के पावरफुल होने की अगर बात करी जाए तो इसका रीज़न जो है वो उसकी ज्योग्राफी, उसके पास जो रिसोर्सेज थे, एग्रीकल्चर और द मिलिट्री पावर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उससे इसकी इंपॉर्टेंस और जो पावरफुल नेचर था मगध का वो ड्राइव होती है। तो जोग्राफिकल एडवांटेज की अगर मगध की बात करी जाए तो ये जो आज का साउथ बिहार है वहाँ पे ये लोकेट था। अर्ली कोर रीजन इसका जो था वो राजगीर या राजगृह था, गया रीजन के अराउंड सदर्न बिहार में, और लेटर जो था इसने अपना पॉलिटिकल सेंटर जो था वो शिफ्ट कर लिया था टुवर्ड द गंगा ऑन द पाटलिपुत्र।
फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड हमें वहाँ पे देखने के लिए मिला, आयरन रिसोर्सेज देखने के लिए मिले, एक्सेस टू रिवर्स हमें देखने के लिए मिली। रिवर्स की वजह से आपका जो है इसने बेनिफिट किया एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ट्रेड सिस्टम में, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में और मिलिट्री मूवमेंट में। और स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें इसकी देखने के लिए मिली है। उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इसने आप जो है मल्टीपल डायरेक्शन में अपने एक्सपेंशन को इसने सिचुएट किया या मेंटेन किया। ठीक है, तो ईस्ट में इसने जो है अंगा जो महाजनपद था, जो अंग की जो टेरिटरी थी उसको एक्वायर किया। देन वेस्ट में इसने काशी और कौशला को अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया। नॉर्थ में इसने वाजी को अपनी टेरिटरी में शामिल किया। और साउथ में इसने फॉरेस्ट एंड मिनरल जोन्स जो थे उसकी वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमें देखने के लिए मिलती है। देन हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिली है एलिफेंट्स की। तो ईस्टर्न इंडियाज फॉरेस्ट प्रोवाइडेड एक्सेस टू वॉर एलिफेंट्स। तो एलिफेंट का यूज़ से क्या होता था, जो अदर स्टेट्स थी, जो अदर आपके जो अर्बन सेंटर्स या फिर महाजनपद हमें देखने के लिए मिलती हैं, उनका जो फोर्टिफिकेशन था उसके डिस्ट्रक्शन में एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, अपोजिंग जो अपोजिट्स की जो आर्मीज़ थी उनसे लड़ने में एलिफेंट्स का काम किया जाता था। और ठीक है, बैटल फील्ड्स में अप्रोच करने के लिए जो मेन जो कोर रीज़न हुआ करता था उससे डिस्टेंस में हमें बैटल फील्ड्स देखने के लिए मिलती थी, तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह एलिफेंट का यूज़ किया जाता था। तो जैसे कि हमने देखा मगध की 2 कैपिटल थी, राजगृह और पाटलिपुत्र, और ये दोनों ही जो कैपिटल्स थी उसकी फोर्टिफाइड कैपिटल्स थी। पॉलिटिकल लीडरशिप की अगर मैं बात करूं तो मगध में हमें सक्सेशन ऑफ एम्बिशियस रूलर्स देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट डायनेस्टीज़ का हमें सक्सेशन देखने के लिए मिला है। तो फर्स्ट हमें देखने के लिए मिलता है हरण्यकास। इसके अंडर पे हमें इंपॉर्टेंट रूलर्स देखने के लिए मिले हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। देन सेकेंड डायनेस्टी हमें देखने के लिए मिलती है शिशुनाग डायनेस्टी। इसके अंडर पे हमें एम्बिशियस रूलर्स देखने के लिए मिले हैं शिशुनाग और कालाशोक। और देन हमें लास्ट डायनेस्टी हमें देखने के लिए मिली है नंदा डायनेस्टी, जिसके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे आपके महापद्मा और धनानंद। तो अगर बात करी जाए मगध के, तो मगध में सिर्फ और सिर्फ वॉरफेयर के बेसिस में एक्सपेंशन नहीं हुआ है, इसने जो है मैरिज अलायंसेस के बेस्ड में भी काफ़ी जो है अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया। तो अब एक एक करके इन डायनेस्टीज़ को हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो हरण्यक डायनेस्टी की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बिंबिसार देखने के लिए मिल रहे हैं। इन्होंने दोनों मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी किया और मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी भी अपनाई। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के अंडर पे इन्होंने अंग को अपने जो आपका राज्य था उसको अपने में एब्जॉर्व किया। ठीक है, और इस अंग के कॉन्क्वेस्ट से उनको इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मगध को मिले। ठीक है, अंग की जो कैपिटल थी वो हमने देखा कि चांपा थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर थी, और इसीलिए जब अंग को आपका एक्वायर किया गया तो इसने मगध को एक्सेस आपका प्रोवाइड करी ईस्टर्न ट्रेड नेटवर्क्स की तरफ। मैट्रिमोनियल अलायंसेस की बात करें तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बेस में जो बिंबिसार जो रूलर था उसने कौशला, लिच्छवीज और माद्रा जैसे टेरिटरीज़ को अपनी मगध टेरिटरी में शामिल किया। ठीक है, कौशला जो थी उसको डाउरी में मिली, बुद्धिस्ट सोर्सेज से हमें इसके एविडेंस मिले हैं। और हम इन सभी फैक्ट्स से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो डिप्लोमेसी प्लस मैरिज अलायंसेस प्लस कॉन्क्वेस्ट के बेसिस में स्टेट कंसोलिडेशन की उसने रणनीति को अपनाया था। ठीक है, जो बिंबिसार था ये आपका बुद्ध का सपोर्टर था। ही इज़ एसोसिएटेड विद द वेलुवना बैम्बू ग्रोव एट राजगृह। इसके बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म को सपोर्ट करने से हम ये रेलेवेंस यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि मगध जो था आपका लेटर बुद्धिस्ट स्टेट में कन्वर्ट हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ जो बिंबिसार था उसकी इंपॉर्टेंस एज पर द बुद्धिज़्म की अगर बात करी जाए तो उसने जो है आपका पैट्रॉनेज प्रोवाइड करी थी बुद्धिज़्म को। नेक्स्ट रूलर हमें जो इम्पॉर्टेंट रूलर देखने के लिए मिल रहा है वो है अजातशत्रु, जिसका इंपॉर्टेंस हमें एक्सपेंशनिस्ट रूलर की तरह देखने के लिए मिलता है। इसकी कॉन्फ्लिक्ट हमें कौशला के साथ देखने के लिए मिली थी। ठीक है, कौशला के साथ हमें इसकी जो है
आपका कॉन्फ्लिक्ट हमें इसका देखने के लिए मिला था। वॉर विद वाजिक कॉन्फेडरेसी हमें देखने के लिए मिली थी। मिलिट्री डिवाइसेस हमें देखने के लिए मिले। बुद्धिस्ट सोर्सेस में हमें इसके रेलेवेंस मिले हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के मिलिट्री डिवाइसेस हमें अजात शत्रु के पास देखने के लिए मिले हैं, जिसमें कि फेमस जो बुद्धिस्ट सोर्सेज में मेंशन थे वो था रथा मूसला और महाशिला कंटका। ठीक है, जो रथा मूसला था ये आपका चैरियट फिटेड विद ब्लेड्स एंड वेपन्स हमें देखने के लिए मिला है, और जो महाशिला कंटका था लार्ज स्टोन थ्रोइंग डिवाइसेस हमें देखने के लिए मिली है। इस तरीके का डिवाइसेस के रेलेवेंस हमें जो मूवी थी बाहुबली उसमें भी हमें देखने के लिए मिले हैं। जो इम्पोर्टेंट जो दो कैरेक्टर के बीच में जब वॉर हुआ था उन्होंने भी इस तरीके के चैरियट यूज़ किया था या स्टोन थ्रोइंग वेपन्स यूज किए थे। तो आप उसकी उन वेपन्स की तरह इन को समझ सकते हैं। एसोसिएटेड विद स्टैंडिंग अ फोर्ट एट पतालीग्रामा नियर द गंगा इवेंचुअली विच बिकेम द पाटलिपुत्र। देन उदयन की अगर मैं बात करूं तो इसने पाटलिपुत्र को कैपिटल के रूप में डेवलप किया। वाई वॉज पाटलिपुत्र आइडल? ठीक है, पाटलिपुत्र आइडल क्यों था? क्योंकि ये नियर द कॉन्फ्रेंस और द मीटिंग जोन ऑफ मेजर रिवर्स प्रोवाइड था, जो कि आपका प्रोवाइड करता था कम्युनिकेशन, ट्रेड, डिफेंस, एक्सेस टू गैंगेटिक वैली। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी ट्रिक प्रोवाइड करी गई है कि अगर जो बिम्बिसार है ये इसने जो है मगध पावर को मगध की जो पावर था उसकी बिल्डिंग में इसने कंट्रीब्यूट किया था। अजातशत्रु ने अटैक किया था राइवल्स को, एक्सपेंशन किया था, और उदयन ने आपका पाटलिपुत्र का डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के एसोसिएशन से रिलेटेड अगर किसी रूलर को एसोसिएट किया जाए तो उसमें हमें उदयन देखने के लिए मिलता है। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिशुनाग डायनेस्टी की। तो शिशुनाग जो थे वो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने अवंती को आपका डिफीट किया था और एब्जॉर्व किया था, जो कि मेजर कॉम्पिटिटिव ऑफ मगध था। देन हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस की। तो जो मगध था वो मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आ गया था नदर और सेंट्रल इंडिया में इनके टाइम में। अवंती जो था वो आपका इम्पॉर्टेंट सेंटर जो अवंती के थे वो था आपके उज्जैनी एंड माहिष्मती। कालाशोक और जिसको आपका काका वर्णा भी कहते हैं, उनकी अगर बात करी जाए तो जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में हुई थी, बुद्धा ने जब महापरिनिर्वाण अपनाया था तो उसके 100 साल बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी वैशाली में कंडक्ट करी गई थी। उस जो काउंसिल को जो कंडक्ट किया गया था वो आपका कालाशोक ने ही करवाई थी। जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो आपका हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंडर पे कुछ मोनेस्टिक डिसिप्लिन को लेकर के डिस्प्यूट अराइज हो गए थे। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इस काउंसिल को कंडक्ट कराया गया था। देन नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलती है नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी की बात करें तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट थी या इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ड्रॉ करी जाती है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस हमें देखने के लिए मिल रही है वो कंसोलिडेशन ऑफ द मगध में देखने के लिए मिल रही है। एक्सपेंडेड द मगधन टेरिटरी, एक्यूमुलेटेड इनॉर्मस वेल्थ, मेंटेन्ड अ लार्ज आर्मी, फर्दर सेंट्रलाइज्ड पावर। ठीक है, इसने और ज़्यादा पावर को सेंट्रलाइज कर दिया था। क्रिएटेड कंडीशन इन विच अ मच लार्जर एम्पायर कुड इमर्ज। ठीक है, तो इसने और भी ज़्यादा मगध को प्रॉस्पेरियस कर दिया था। तो अगर बात करी जाए ये नंदास कौन थे, तो इनकी जो सोशल ओरिजिन था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड है। महापद्मानंदा को जनरली आपका नॉन क्षत्रिय बैकग्राउंड से माना जाता है। अभी तक के जितने भी रूलर थे आपका क्षत्रिय बैकग्राउंड से आपका बिलोंग करते थे, बट यहाँ पे महापद्मानंदा ने आपका नॉन क्षत्रिय किंगशिप बेस्ड रूल इन्होंने आपका इमर्ज किया था। दिस मीन्स यहाँ पे जो हमें आपका डिस्प्यूट देखने के लिए मिला है एज पर द वर्ना सिस्टम, तो वो उसका यहाँ पर से कहीं ना कहीं हमें रेलेवेंस ड्रॉ होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। द नंदास रिप्रेजेंटेड अ मेजर ब्रेक फ्रॉम several earlier ruling lineages and built an exceptionally powerful मगध स्टेट। तो फर्स्ट रूलर है इसके जो थे महापद्मानंदा, जो कि फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी थे। इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत ढेर सारे क्षत्रिय मारे थे और तब जाकर के अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, जो पुरानिक ट्रेडिशन थे हैं उनमें उन ट्रेडिशंस में महापद्मानंदा को आपका सर्वक्षत्र नाटक
ठीक है। जो पुराने ट्रेडिशन थे उसमें महापद्मा नंदा को सर्वशत्रंतका भी कहा गया है, मीन्स फिजिकली एक्सटर्मिनेटेड, ओवरथ्रोन सिविल इस्टेब्लिश्ड रूलिंग हाउसेस। ठीक है। डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय का यहाँ पर मतलब क्या है? डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रिय का जो यहाँ पे मतलब है उसका ये है कि इन्होंने जो है फिजिकली एग्जीक्यूट या फिजिकली एग्जीक्यूशन नहीं किया था, फिजिकली जो क्षत्रिय रूलर थे उनको मारा नहीं था। ठीक है। इन्होंने ओवरथ्रो किया था। ठीक है। इन्होंने राजगद्दी से ढेर सारे क्षत्रिय को हटाया था, इससे इसका रेलेवेंस ड्रॉ होता है। डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रिय का मतलब ही यही है कि उन्होंने क्षत्रिय को उनके रूल से उखाड़ के फेंका था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने क्षत्रिय को मारा था या उनको जीवन से ही समाप्त कर दिया था, ऐसा इसका रेलेवेंस नहीं है। देन नेक्स्ट रूलर हमें देखने के लिए मिला धनानंद, जो कि लास्ट नंदा रूलर थे। इनका बारे में हमें ग्रीक सोर्सेज में एविडेंसेस मिले हैं और एग्रेमेस और एग्जेंड्रेमेस करके इनको प्रोनाउंस किया गया है आपका ग्रीक सोर्सेज में। हालांकि इसकी जो एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो आपका डिबेटेड है। तो जो नंदा मिलिट्री पावर और रिसोर्सेज की अगर बात करी जाए तो फेमस थी आपका ग्रीक अकाउंट्स में। एक्सेप्शनली यहाँ पे लार्ज एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और एलिफेंट्स हमें नंदा मिलिट्री पावर्स के अंडर पे हमें देखने के लिए मिल रही है। जैसे नंदा डायनेस्टी आपकी डिक्लाइन हुई तो उसके बाद हमें इमरजेंस ऑफ मौर्यन डायनेस्टी हमें देखने के लिए मिलती है। इस टाइम में हमें कुछ पर्शियन इन्वेजन्स भी देखने के लिए मिले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेजन्स फॉरेन इन्वेजन्स देखने के लिए मिले हैं जो कि आपका पर्शिया से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर इनकी बात करी जाए तो उस टाइम में अगर गैंगेटिक हार्टलैंड से अगर हम मूव करें तो हमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी कनेक्शंस देखने के लिए मिले हैं ईरान, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से। इन रीजन्स में आपका जो अकेमेनिड पर्शियन एम्पायर था उसका इम्पीरियल सिस्टम जो था उसका एक्सपेंशन हमें देखने के लिए मिला है। तो अगर हम फर्स्ट पर्शियन इन्वेजन की बात करें तो हमें साइरस द ग्रेट का देखने के लिए मिला है। सेकंड इन्वेजन हमें देखने के लिए मिलता है डेरियस वन या डेरियस फर्स्ट, जिनको डेरियस द ग्रेट कहा गया। 6th सेंचुरी BC के अराउंड इन्होंने इन्वेजन किया था। देन हमें थर्ड हमें देखने के लिए मिला है अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैसेडोनिया। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेजन में से कंसिडर किया जाता है अलेक्जेंडर का। तो अगर मैं साइरस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने आपका अपना एक्सपेंशन किया आपका सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट रीजन में टुवर्ड द इंडियन फ्रंटियर्स। इसका जो आपका एक्सपेंशन था वो अनसर्टेन था। ठीक है। सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट रीजन में इनके एक्सपेंशन के हमें सर्टेन एविडेंसेस मिले हैं, बट इंडियन फ्रंटियर तक इन्होंने एक्सपेंशन किया, इसके अनसर्टेन एविडेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। डेरियस वन ने 6th सेंचुरी BC के राउंड इन्वेजन की एक्सपेंशन किया था और पर्शियन कंट्रोल एक्सटेंडेड इनटू द पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में इनके एविडेंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन था उस टाइम ये आपका एसोसिएट कर रहा है आपका हिंदुकुश और गांधार से, रीजन अराउंड द लोअर इंडस। देन हम बात करें अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैसेडोनिया की, तो इन्होंने इंडियन रीजन में इन्वेजन किया था आपका 326 BC में। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पर्शियन एम्पायर को एक्वायर किया एंड देन इन्होंने ईस्टवर्ड मूवमेंट करी टूवर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन रीजन को। इन्होंने जो तक्षशिला का जो रूलर था आम्बी, जिसको टैक्सीलेस भी कहा गया है ग्रीक सोर्सेस में, इन्होंने उसके साथ अलायंस फॉर्म किया, गठबंधन बनाया और उसके बाद इन्होंने पोरस के साथ युद्ध किया था और उस जो फेमस जो बैटल हुई थी उसको कहा जाता था बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। अलेक्जेंडर्स इंडियन कैंपेन्स के इसके नाम से इस बैटल को जाना जाता है। पोरा जो रूलर था उसकी जो टेरिटरी थी वो आपकी बिलोंग करती थी झेलम और चेनाब रीजन के, जो द्वाब रीजन था उससे इसकी टेरिटरी बिलोंग करती थी। ठीक है। जो अलेक्जेंडर था वो आपका लास्टली अगर बात करी जाए तो ब्यास रिवर तक उसने अपना रीच किया, बट लेटर उसके बाद जो उसकी आर्मी थी उसने आगे को कॉन्क्वेस्ट करने से मना कर दिया था, तो वहाँ पर से वो लोग लौट गए थे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्शियन एंड ग्रीक कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करी जाए तो हमें पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट रीजन का हमें लिंकेजेस देखने के लिए मिला अकेमेडियन इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन से, मैसेडोनियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से और न्यू पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमें देखने के लिए मिले। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसने जो कनेक्शन थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ईरान, सेंट्रल एशिया, मेडिटेरियन वर्ल्ड से जो कनेक्शन थे उनको इसने बूस्ट कर दिया था, स्टैंडर्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग कर दिया था। तो जो इससे क्या होता है, जो ट्रेड रूट थे वो आपका इंटरकनेक्टेड हो चुके थे। कल्चरल इम्पैक्ट्स की अगर बात करें जाए तो जो ईरानियन ट्रेडिशंस था
उससे इंट्रैक्शन जो थी वो आपकी बढ़ गई थी। गांधारा आर्ट डेवलप्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन इन्वॉल्विंग द इंडियन, हेलेनिस्टिक, इरानियन एंड सेंट्रल एशियन ट्रेडिशंस। ठीक है, तो इस तरीके के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था उनमें इन जो फॉरेन टेरिटरीज से इनका रेलेवेंस हमें देखने के लिए मिला, यानी कि कल्चरल इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो उस टाइम पे जो पर्शियन रीजन था वहाँ पे सत्रपाल सिस्टम फॉलो किया जाता था। तो उसके बेसिस में हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो किया जा रहा है उस हम जो है कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते थे और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसको जो है इम्प्रूव कर सकते थे। आर्ट की बात करी जाए तो लेटर मॉडर्न ट्रेडिशंस जो हमें देखने के लिए मिलता है उसमें जो है एक्मेनिड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस हमें देखने के लिए मिले हैं, जिसमें कि हमें स्पेशली मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, पॉलिश्ड स्टोन और पिलर ट्रेडिशन का इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला है। स्क्रिप्ट की अगर बात करी जाए तो यूज़ ऑफ खैरोस्ट्री इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन हमें देखने के लिए मिला है, जो कि आपका लिंक कर रहा है एरेमाइक स्क्राइबल ट्रेडिशन से एंड पर्शियन इंपीरियल कनेक्शन से। फॉरेन सोर्सेज की अगर बात की जाए तो पर्शियन इंस्क्रिप्शंस, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स इम्पॉर्टेंट फॉर अलेक्जेंडर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नालंदा मिलिट्री स्ट्रेंथ, इन सबकी इम्पोर्टेंस हमें देखने के लिए मिल रही है। इन फॉरेन सोर्सेज ने उस टाइम पे इंडिया में किस तरीके का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उन्होंने बताया है। अगर हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर उस टाइम की हिस्ट्री को जानना है तो कई तरीके के हमें एविडेंसेस जो है फॉरेन सोर्सेज से ड्रॉ करने के लिए मिलते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट अगर हम फॉरेनर्स की अगर मैं बात करूं तो हमें ये फॉरेन ग्रीक और रोमन राइटर्स की अगर मैं बात करूं तो हमें देखने के लिए मिल रहा है हेरोडोटस, एरियन, कूटियस, डियोडोरस एंड प्लूटार्च। सो अब यहीं पे हमारा जो लास्ट जो था चैप्टर का सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्शियन एंड ग्रीक कॉन्टेक्स्ट ये हमने देखा। यहीं पे हमारा चैप्टर आपका अब एंड होते हुए जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रीलिम से रिलेटेड स्मार्ट शीट आपको प्रोवाइड करी है जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करेगी। तो एक बार इसको मैं आपको गो थ्रू करा लेती हूँ, देन आपको जो रिवीजन करना है आप इसके बेसिस में ईजिली कर सकते हैं। तो बिंबिसार की अगर मैं बात करूँ तो हमें इनको रिलेट करना है अंगा और एक्सपेंशन से, अजातशत्रु को वाजी कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्रेशन से, उदयन को हमें पाटलिपुत्र से, शिशुनाग को अवंती इनकॉर्पोरेटेड या इनकॉर्पोरेशन से, कालाशोक की अगर बात करी जाए तो इनको रिलेट करना है हमें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ट्रेडिशन से, महापद्मानंदा की बात करी जाए तो मेजर नंदा एक्सपेंशन से, धनानंद लास्ट नंदा रूलर एंड द मैसिव पावर एंड वेल्थ से, डेरियस वन पर्शियन एक्सपेंशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, Alexander plus Porus बैटल ऑफ हाइडेस्पेस इन द 326 BCE, अलेक्जेंडर्स आर्मी हमें देखने के लिए मिलती है जो कि आपका स्टॉप हो गई थी हाइफेसिस में, यानी कि ब्यास रिवर के अलोंग ही आपका स्टॉप हो गई थी। दिस कंप्लीट द पॉलिटिकल इवोल्यूशन फ्रॉम द महाजनपद टू द ईव ऑफ द मौर्यन एम्पायर, यानी कि अभी तक जो महाजनपद पढ़े उसके बाद कुछ हमने फॉरेन इन्वेजन्स पढ़े और इससे हम जो है इवोल्यूशन होते होते हम अब बढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर्स की तरफ। कुछ मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें देख रहे हैं द इमरजेंस ऑफ महाजनपदास रिप्रेजेंटेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू टेरिटोरियल स्टेट फॉर्मेशन डिस्कस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल रिलेटेड वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। इस चीज़ को मैं काफ़ी इलेबरेट वे में अपनी क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप उसके थ्रू आप इसका आंसर राइट करने की कोशिश कीजिए। Then the next question is Magadha's rise was the product of geography as much as political leadership. एग्जामिन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस और जो पॉलिटिकल लीडरशिप के इंपॉर्टेंस जो हमें स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक जो उसकी अप्रोच थी मगध की वो हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो उस चीज़ को हमें ड्राइव करना है कि मगध का इतना राइज क्यों हुआ और क्यों मगध एज अ इम्पॉर्टेंट या फिर इम्पॉर्टेंट टेरिटरी या फिर हम कह सकते हैं एक मेजर महाजनपद के रूप में आपका इवॉल्व हुआ। इन सब फीचर्स को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। द सेकेंड अर्बनाइजेशन वॉज बोथ द कॉन्सिक्वेंसेज एंड द कॉज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन एक्सप्लेन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है वो आपका कारण भी था स्टेट फॉर्मेशन का और स्टेट फॉर्मेशन का रिजल्ट भी था।
तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे लिंकेजेस करनी है। मैंने अर्बनाइजेशन जो हमने स्लाइड डिस्कस करी थी उसके अंडर पे इसके आंसर को डिस्कस किया है। तो आप किस तरीके से उस नॉलेज के थ्रू अपने आंसर को आपको स्ट्रक्चर करना है, इस चीज़ को आप होमवर्क में करेंगे। सो प्लीज़ इन तीनों मेंस के क्वेश्चन को राइट करने की कोशिश कीजिए। अभी आपका इनिशियल फेज़ में आप हैं राइटिंग के, तो ऑब्वियसली बात है आप इतना अच्छा आंसर्स नहीं लिख पाएंगे, आपको आंसर्स लिखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, बट कोशिश ज़रूर करनी है हमें, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज द वुमेन परफेक्ट, तो हमें इस चीज़ में फोकस करना है। सो अब हम नेक्स्ट जो इसके महाजनपद के बाद हमें देखने के लिए मिलता है मौर्यन एम्पायर। तो उस मौर्यन एम्पायर को स्टडी करने से पहले हम जो इस टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशनल फिलॉसफीज जो आपकी इमर्ज हुई थी रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आजीविकास, उनको हम सबसे पहले आपका डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम मौर्यन एम्पायर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी बुद्धिज़्म में होगी। थैंक यू।